ठीक है। अच्छा यार, चैप्टर 3 में जो है ना वो आज शुरू करना था। चैप्टर 3 में ना क्लॉड के बारे में सारा कुछ उन्होंने बताया हुआ है कि जनरल एजेंट्स और स्पेशल एजेंट्स का कॉन्सेप्ट तो हमने चैप्टर 1 2 में देख लिया था। तो उसमें क्लॉड कोड जो है ना एज अ जनरल एजेंट हम उसकी यूज़ करें, और कोवर्क भी उसका एक फीचर आया हुआ है। ठीक है, तो वो भी हम इसमें देखेंगे। अ, एक मिनट मैं एडमिट कर। ठीक है। अच्छा, तो इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है ना वो हमारा है क्लोड की ही थोड़ी सी ना उन्होंने हिस्ट्री बताई हुई है कि यार ये कहाँ से कैसे शुरू हुआ था। तो 2024 सितंबर में बोरिस चर्नी ने एंथ्रोपिक ज्वाइन की और वहां से उसने शुरू किया था एक्सपेरिमेंट क्लॉड का। और क्लॉड के बेसिकली उसको एजेंटिक कैपेबिलिटीज देने वाला। ठीक है, तो उसको देखा कि यार वो फाइल वगैरह पढ़ सकता है, सारा कुछ कर सकता है, तो उसके जरिए से उसने जो है ना सारा कुछ काम आगे शुरू किया। ये उसकी हिस्ट्री है। थोड़ा सा उससे क्या इम्पैक्ट आया कि नवंबर 24 में ये रिलीज हुआ था, तो 20% डे 1 अडॉप्शन हुई, 50% डे 5 हुई, सारा कुछ चलता रहा। ठीक है। और मतलब उसकी अपनी टीम में एंथ्रोपिक में ना क्लाउड कोड को कैसे अडॉप्ट किया लोगों ने, वहां से ही काम शुरू हुआ। सही है। बाकी ये है कि वो कह रहे हैं कि ट्रेडिशनल एआई सिस्टम जो है ना उनका पैसिव मॉडल होता था कि आप प्रॉब्लम बताते थे, वो किसी को आपको सजेस्ट कर देता था, जब आपसे आपने कॉपी पेस्ट किया, आपने उसको यूज किया अपने कोड वगैरह में। लेकिन जो ये कोड क्लाउड कोड है ना, ये एजेंटिक है। इसको आप गोल देते हो तो ये खुद ही सारी फाइल वगैरह भी पढ़ता है, सारे पैटर्न अंडरस्टैंड करता है, सारा कुछ करके आइट्रेट करके आपको जो है ना वो काम करके देता है। ठीक है, तो डिफरेंस यही है कि पैसे वर्सेस ये एजेंटिक है, पैराडाइम शिफ्ट आ गया। ठीक है, और जनरल एजेंट्स और कस्टम एजेंट्स में फर्क है। उसने बताया कि क्लाउड जो है ना वो हमारा जनरल एजेंट है। तो अब दोबारा इधर फर्क को वो डिटेल में कर रहा है। ठीक है, और ये भी हमने लास्ट टाइम देखा था कि उडा लूप पे जो है ना ये काम कर रहे थे जनरल एजेंट्स, यानी ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड, एक्ट और आगे सी करेक्ट भी आता है। ठीक है, देखता है कि जो भी हम उसे काम कहते हैं मोस्ट लाइकली एरर ही आता है, तो जो है ना अपनी अगली इटरेशन पे भी एरर देख रहा होता है। उसके बाद उसको वो देखता है कि यार मैं इसको कैसे रिजॉल्व कर सकता हूँ। फिर ओरिएंट में वो ये भी फाइल स्ट्रक्चर भी देख रहा होता है। ठीक है, फिर डिसाइड करता है कि कहाँ से काम किया जाए। ठीक है, एक्ट में दोबारा फाइल देखी उसने, रन की कमांड्स, और फिर वो काम जो है ना वो हमारा ठीक हो जाता है। ठीक है, और ये अगेन डिफरेंस बताया हुआ है प्रिडिक्शन वर्सेस रीजनिंग पे। और टर्मिनल इंटीग्रेशन की बात यह है कि यार अगर हम अपने टर्मिनल पे क्लाउड कोड या कोई जनरल एजेंट को चलाएंगे ना, तो उसका फायदा ये होगा कि जो हमारी सारी कोड बेस है ना उसको वो देख सकेगा, जो हमारी फाइल स्ट्रक्चर है उसको देख सकेगा, तो फिर उसके मुताबिक हमें जो है ना सही जवाब दे सकेगा। और वो ये भी कह रहे हैं कि उसको जो है ना आप गिट के जरिए से वर्जन कंट्रोलिंग भी कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपने बस एक प्रॉम्प्ट दिया तो जवाब आया, हम पता भी नहीं कि क्या हो रहा है। ठीक है। बाकी ये है कि आगे एजेंट स्किल्स की वो बात करने लगे हैं। एजेंट स्किल्स क्या होती हैं कि स्किल जो है ना वो आप ये ऐसे ही समझ लें कि जैसे एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है और ये मॉडुलर होता है, यानी कि आप एक सेट ऑफ जेनेरिक इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हो, किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए उसकी कैपेबिलिटीज लिख सकते हो। ठीक है, तो उसके एक मार्कडाउन फाइल होती है सिंपली। तो इसको इन्होंने लिखा हुआ है कि इनकोडेड एक्सपर्टीज होता है, यानी एक्सपर्टीज को आप कोड करके दे देते हैं। ठीक है, इसको ऐसे समझे जैसे एक प्लगइन है, जिस तरह यूएसबी है। ठीक है, वो अटैच होगी। अब ये आगे हम मजीद भी देखेंगे। और डेवलपर्स के लिए इसमें फ़ायदा ये है कि अब हमें कोड लिखने की बजाय कोड दूसरा क्लॉड लिखेगा, हमें ऑर्केस्ट्रेट करनी है चीज़ों को। ठीक है, हम उसको बस एक्सेस दे देंगे तो फिर सारा काम होता रहेगा। बाकी उसके अलावा उन्होंने जो है ना कोवर्क भी रिलीज किया, उसका भी यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, कोवर्क का ये है कि डेवलपर्स के लिए टर्मिनल यूज हो सकता है, हम उसमें सीएलआई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो नॉलेज एक्सपर्ट्स हैं, सिंपल जो डेवलपर्स नहीं है, वो कोवर्क के जरिए से कोई सारी कैपेबिलिटी ले सकते हैं। बेसिकली एक आप कह लें कि वेब बेस्ड इंटरफेस आ गया, सारा कुछ हो वही रहा है। पीछे उसकी जो है ना वो उसको फाइल स्ट्रक्चर भी एक्सेस हो सकता है, सारे काम हो सकते हैं। ठीक है, तो कोवर्क ऐसे लोगों के लिए ये अभी रिसेंटली जनवरी 2026 में रिलीज हुआ है। ठीक है, और ये उसकी डिफरेंस भी आ गया इंटरफेस का, मैंने आपको बता दिया, टारगेट यूजर भी। ठीक है, ये सारी चीजें आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये हमारा क्लोड कोड की थोड़ा सा बैकग्राउंड उन्होंने बता दिया था। अगला चैप्टर है इंस्टॉल करना। इंस्टॉल में जो ये चैप्टर है ये जनरल जिसने डायरेक्ट क्लाउड को इंस्टॉल करना है ये उसके लिए। ठीक है, इसमें से कोई मतलब थियोरेटिकल चीज नहीं है, ये वो प्रैक्टिकल ही है कि कहाँ से क्या करना है, उसके कितने प्रीमियम प्लान्स है। इसमें से एक क्वेश्चन जो क्विज में आ रहा है ना, जो एंड पे चैप्टर का क्विज है, उसमें यही आ रहा है कि जब आप क्लाउड को कॉन्फ़िगर करते हो तो पाथ पे भी पीछे जो है ना वो चीजें कॉन्फ़िगर करनी पड़ती हैं। बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि पाथ का एक क्वेश्चन क्विज में आ रहा है। ठीक है, और उसके अलावा ये आ रहा है कि जब आपने क्लाउड को कॉन्फ़िगर कर लिया, ऑथेंटिकेट कर लिया, तो फिर टेस्ट करने के लिए सबसे बेहतर वे क्या है। उसके तीन चार ऑप्शंस में जो है ना वो एक ऑप्शन ये भी था कि जो एनपीएम पैकेज के जरिए से जिसे हम कर रहे हैं उसको आप चेक करें। ठीक है, उसके अलावा मल्टीपल वो भी थे, तो जो सबसे बेस्ट है कि एपीआई की देखें लगी हुई है कि ठीक नहीं लगी हुई। तो सबसे जो बेस्ट था ना वो यही उसमें ऑप्शन था कि आप सैंपल टेक्स्ट लिख के चेक करें हाई। क्योंकि उसका ये होता है कि फायदा है कि वो पूरा लूप चला देता है कि एपीआई लगी हुई या नहीं लगी, वो सारा कुछ पता चल जाता है कि क्लॉड तक बात जा रही है या नहीं जा रही, रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं आ रहा, वो सारी चीजें चल जाती है। तो कॉस्ट एफिशिएंट सबसे ज्यादा टेस्ट करने का मेथड यही है कि उसको टेस्ट प्रॉम्प्ट देकर देखें।
ठीक है। इसमें मैं और देख लेता हूँ कि अगर कोई चीज़ और तो नहीं है, तो जनरल यही है कि इंस्टॉल कैसे करना है, उसके प्री रेक्विजिट्स क्या है, वो सारी चीज़ें। ठीक है। वही एनपीएम के जरिए से जो है ना वो हमने किया था, तो एनपीएम इंस्टॉल से हमने ये किया हुआ है। ठीक है। वही कह रहा है कि ऑथेंटिकेट करने के लिए मोस्ट कॉमन जो है वो टर्मिनल में आप प्लॉट का लिखें, और उसके बाद जो है ना वो सही है। हाँ, इसमें और कोई नहीं है। अगला चैप्टर जो है वो फ्री प्लॉट सेटअप वाला, जो हमने इनिशियली किया था क्वेन को या जमनाई सीएलआई को लगा के, मेरे ख्याल से जमनाई, सॉरी, एलएलएम को लगा के जमनाई की इसमें चीजें लिखी हुई हैं। लेकिन अब आपको पता है कि उसमें भी जो है ना वो मॉडल्स रेट लिमिट हो गया। यहाँ पे उन्होंने कहीं लिख दिया था, बाय यूजिंग जमनाई फ्री टेल, जो है ना अभी उसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट ये देखे ना, गूगल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस जेमिनी एपीआई फ्री टियर लिमिट्स। तो इसलिए वो कह रहे हैं आप डीप सीक की तरफ चले जाएं। डीप सीक फ्री नहीं है, लेकिन डीप सीक के बहुत कम रेट्स हैं, देखें $0.028 से $0.42 पर मिलियन टोकन्स के। तो इसलिए वो सजेस्ट कर रहे हैं कि हम उसकी तरफ चले जाएं। तो हमने कुछ लोगों ने जो है ना वो पेड ले लिया है, कुछ लोगों ने क्यूरो सी एल आई सी एडब्ल्यू एस सर्वर चला के किया हुआ है काम, और कुछ लोग पेन को ही कर रहे हैं। तो मल्टीपल वेज से अब हम इसको कर रहे हैं। जनरली इसमें सीसीआर, ओपन राउटर, क्लाउड कोड राउटर के जरिए से जिस तरह कॉन्फ़िगर किया गया था ना, उसके बारे में डिटेल बताई हुई है। अगेन नथिंग थ्योरेटिकल। ठीक है, जो चीज़ इसमें समझने वाली थी वो आपने ऑलरेडी यहाँ तो क्लासेस ली हैं, तो उसमें समझ आ जाएगा। यहाँ ये प्रैक्टिकल काम ही है सारा। ठीक है। अब वो कह रहा है जी कि पहली कन्वर्सेशन क्लाउड के साथ कैसी करनी है। सिंपल, उसने कहा क्लाउड लिखेंगे अपने टर्मिनल में, सेटअप करने के बाद तो ये आ जाएगा वहाँ पे। उससे आप पूछ भी सकते हैं कि आप कौन हो, क्लाउड क्या कर सकता है, वो सारी चीज़ें जनरली बिल्कुल जिस तरह अगर बिगिनर को समझाना हो ना, तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। कोई इसमें डिटेल अभी कोई टेक्निकल काम नहीं। ठीक है। अब कह रहे हैं कि इसके आगे क्या चीजें हम पढ़ेंगे, कि क्लॉड को हम उसकी फंक्शनलिटी को एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं। हम क्लॉड डॉट एमडी को पढ़ेंगे, स्किल्स को, सब एजेंट्स को, एमसीपी को और हुक्स को। ठीक है, ये सारे अलग अलग चैप्टर्स हैं। सबसे पहले क्लॉड डॉट एमडी पे आ जाते हैं, अगले चैप्टर पे। ठीक है। क्लोडर एमडी पे वो ये कह रहे हैं कि यार क्लोडर एमडी क्या होती है। बेसिकली सबसे पहले ये देखते हैं, क्लोडर एमडी एक सिंपल मार्कडाउन फाइल है, जिसको जिस प्रोजेक्ट पे हमने काम कराना है, क्लॉड से काम करवाना है, उसकी रूट पे हम रखते हैं। ठीक है, इसी नाम से, क्लोडर एमडी के नाम से। उसके अंदर क्या होती है, उसके अंदर जो मार्कडाउन में चीजें लिखी होती है वो ये करती है, क्लॉड कोड को जब भी सेशन शुरू होता है ना, तो क्लॉड कोड उसको ऑटोमेटिकली लोड करता है क्लोडर एमडी को, और उसके अंदर से चीजें पढ़ता है। ठीक है, तो उसमें हम क्या क्या चीजें डाल सकते हैं, हम अपने प्रोजेक्ट की बारे में चीजें डाल सकते हैं कि यार हमारा प्रोजेक्ट करता क्या है। ठीक है, उसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज है, कौन से फ्रेमवर्क्स हमने यूज किए हुए हैं। ठीक है, हम फाइल स्ट्रक्चर भी बता सकते हैं कि यार अगर तुमने कोई फाइल बनानी है तो वो ऐसा सी डैश करके डायरेक्टली बना देना, अगर टेस्ट बनाना है तो टेस्ट डैश करके बनानी पड़ेगी। ठीक है, कि कमांड्स क्या क्या है। ठीक है, क्या मैं जो है ना डॉक स्ट्रिंग्स यूज, गूगल स्टाइल डॉक स्ट्रिंग्स यूज करना प्रेफर करता हूँ, हैंडलिंग कैसे किया जाती है। ये सारी चीजें ना क्लाउड एमडी के अंदर जाती है। ठीक है, ये पिक्चर भी यही बता रही है कि प्रोजेक्ट फाइल्स में कॉन्टेक्स्ट फाइल जो है क्लाउड एमडी होती है। ठीक है, और बाकी ये स्किल्स एंड एजेंट्स और कन्वर्सेशन की तरफ डेफिनेटली कॉन्टेक्स्ट इस तरह ऊपर जाता है। ठीक है। और बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा होता है, आप जो क्लाउड मैसेज लिखते हो तो वो सारा इंटरेक्ट कर रहा होता है मॉडल्स के साथ पीछे। ठीक है। और डेफिनेटली हमने उसके साथ जो है ना डिफरेंट लगाए हुए हैं, एलएलएम लगाए हुए हैं, लेकिन जनरली क्लाउड का अपना एलएलएम भी है। ठीक है। और ये भी वो बता रहा है कि एलएलएम जनरली जो होते हैं ना वो स्टेटलेस होते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक होते हैं, और जो है ना वो उनकी मेमोरी कोई नहीं होती। ठीक है, तो ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, तो वो ही दोबारा बता रहा है कि इनकी नहीं होती, लेकिन क्लाउड कोड की वजह से ये सारा कुछ सॉल्व हो जाता है। डेफिनेटली कैसे कि उसका वर्क अराउंड करके कि हमने कॉन्टेक्स्ट क्लाउड डॉट एमडी दी होती है, तो उससे उसको कॉन्टेक्स्ट मिलता रहता है, तो उसकी मेमोरी आप समझने के साथ बनी रहती है। ठीक है। देखने को कह रहा है क्लाउड इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू कीप एवरीथिंग इन द कन्वर्सेशन हिस्ट्री, क्योंकि एलएलएम ऐसे ही काम करता है ना, उसको हम एक मैसेज बताते हैं, मैं अपना नाम बताता हूँ, फिर अगले जब मैं उससे पूछता हूँ मेरा नाम क्या है, तो उसको वैसे याद नहीं होता। बेसिकली पीछे क्या चल रहा होता है कि जो पिछला मैसेज की कन्वर्सेशन भी होती है ना, वो भी उसका एज कॉन्टेक्स्ट गई होती है, तो फिर उसको याद होता है। तो वो कह रहे हैं कि वो कन्वर्सेशन हिस्ट्री एज अ कॉन्टेक्स्ट नहीं देता क्लाउड कोड, वो क्या करता है, वो फाइल सिस्टम को ही एज अ मेमोरी समझ रहा है, तो उसके अंदर से चीजें एक्सट्रैक्ट करके आपको बता देता है। ठीक है, तो यही उसमें मैंने डिफरेंस बताया हुआ है। और ये ऑटो लोड हो जाती है क्लाउड डॉट एमडी। सही है। इसके अंदर अंदर क्या जाता है, प्रोजेक्ट ओवरव्यू जाता है, क्या करना है प्रोजेक्ट में, टेक्नोलॉजी स्टैक मैंने आपको पहले बताया है, लैंग्वेज क्या यूज कर रहे हैं, डेटाबेसेस क्या है, स्ट्रक्चर क्या है हमारी डायरेक्टरी का, क्या कन्वेंशंस मैं कोड की यूज करना चाहता हूँ, कौन कौन सी कमांड्स जो है वो हो सकती हैं, और इंपॉर्टेंट नोट्स भी अगर कोई जो है ना कि क्या डिपेंडेंसीज हैं, क्या सिक्योरिटी चीजें, सिक्योरिटी का ख्याल रखना है आपने। ठीक है। तो ये है कि आप प्लॉट से भी कह के बनवा सकते हो कि यार मुझे बना के तो इसमें ये चीजें होनी चाहिए, या मेटा प्रॉम्प्टिंग करके बना सकते हो, किसी और एलएलएम से बना के इसमें रख लिया, खुद भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि सिंपल मार्कडाउन फाइल ही होती है। और वाई दिस मैटर्स, क्योंकि इससे यार कॉन्टेक्स्ट आता है, कॉन्टेक्स्ट से प्रोडक्टिविटी आती है। सिंपल इज दैट। बस, बाकी वो कह रहे हैं कि आगे हम ये चीज़ें देखेंगे।
ये डू विद एआई वाले है ना कि यार आप उनके साथ मिलके करें, अपना ड्राफ्ट लिखें, फिर एआई से पूछें कि यार इसको जो है ना बेहतर करो, तो वो आपको बेहतर करके बता देगा। फिर वो कहता है कि जब उससे कहें कि लिखें और उससे पूछें कि आपने क्या किया, तो फिर वो आपको सिखाएगा। कभी आप उसे बताएंगे तो फिर वो सीखेगा। तो कभी कोवर्कर के तौर पे यूज हो रहा है, कभी टीचर के तौर पे यूज हो रहा है, कभी स्टूडेंट के तौर पे यूज हो रहा है। यहाँ पे बस ये चीज बताई गई है। ठीक है, कॉल लर्निंग, और अल्टीमेटली इतनी बड़ी आपकी अच्छी क्लाउड एमडी बन जाती है कॉल लर्निंग के जरिए से। बस भाई वो कह रहा है अगर वो नहीं लोड करती क्लोडो एमडी, तो फिर आपने देखने के क्या मसले हो सकते हैं। ये हो सकता है कि फाइल का नाम गलत है, प्रोजेक्ट फोल्डर रूट जहाँ पे पड़ी है वो लोकेशन गलत है। ठीक है, लोड सेशन आपने जो है ना वो दोबारा शुरू कर लिया, तो नया शुरू किया हुआ है, तो वो पिछले की पड़ी हुई है, वो पिछले में वो चल रही थी, और क्लोडो एमडी बनी तो ये उसके अंदर कुछ दिखाई नहीं हुआ, ये भी हो सकता है। ठीक है। और बाकी ये कि उसमें क्या डालना चाहिए, आप एक अच्छा सवाल अपने से ये पूछ लें कि यार क्या क्लाउड की चीजें पता होनी चाहिए या नहीं। अगर येस तो दैट मीन्स आपको वो क्लाउड एमडी में डाल देनी चाहिए। ठीक है, अब ये है जी क्लाउड के स्पेसिफिक है क्लाउड एमडी, लेकिन ए आई एफ एफ जो है ना, एजेंटिक एआई फाउंडेशन जो है, WAIF, उसने जो है ना इसको यूनिवर्सल कर दिया एजेंट्स डॉट एमडी करके, कि अगर आपने कहीं किसी और सीएलआई पे भी काम करना है, किसी और जनरल एजेंट के साथ काम करना है क्लाउड कोड की बजाय जेमिनी सीएलआई पे या ओपन एआई का जो है उस पे, तो आप एजेंट्स डॉट एमडी अगर बनाएंगे ना तो वो सेम काम करेगी। ठीक है, क्लाउड एमडी और एजेंट में ये फर्क है, क्लाउड स्पेसिफिक है, क्लाउड एमडी क्लाउड के लिए स्पेसिफिक है। अब उसमें वो कहता है कि आपने ये करना है कि आप बनाएं हर प्रोजेक्ट में एजेंट डॉट एमडी, लेकिन उसमें ये कह दें कि रेफर टू प्लॉट डॉट एमडी, बल्कि सॉरी प्लॉट डॉट एमडी बनाए, और एजेंट डॉट एमडी में उसमें सारी चीजें लिख दें। प्लॉट डॉट एमडी जब बनाए ना, तो उसमें जो क्लॉड के स्पेसिफिक आगे हम पढ़ेंगे ना, हुक्स और ये सारी चीजें बाकी मॉडल्स में नहीं है, तो उसमें वो चीजें लिखें, लेकिन उससे ऊपर लिख दें कि यार बाकी सारे कामों के लिए रेफर टू एजेंट्स डॉट एमडी, और क्लॉड स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के लिए रेफर जो है वो ये नीचे पढ़ लो। तो इस तरह करके जो है ना हम इसमें काम कर सकते हैं। वही कह रहा है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, कि आप क्लॉड एमडी में लिखें सी एजेंट एमडी फॉर यूनिवर्सल प्रोजेक्ट गाइडलाइंस दैट अप्लाई टू ऑल एजेंट्स, लेकिन क्लॉड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस के लिए जो अभी आप, वो इसमें आप डाल सकते हैं। ठीक है, एक और बंदे ने ज्वाइन किया। तो ये यहाँ पे हमारे पास क्लाउड एमडी और एंड कॉन्टेक्स्ट फाइल्स का टॉपिक कवर हो गया। आगे उसने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइजेस दी हुई हैं। ठीक है, इसका फायदा सिर्फ ये है कि मैं एक्सरसाइजेस को खोल के देख रहा था कि क्या करने वाला है, इससे ना बस ये हो जाता है अंडरस्टैंडिंग वाला हो जाती है, क्या पता चल जाता है कि कुछ ऐसे यूज केसेस हैं, अच्छा इसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं, ताकि कल को अगर हमें इनकाउंटर हो तो जहन में रहे कि यार इस यूज केस के लिए बकायदा एक एग्जाम्पल भी सॉल्व की हुई थी उन्होंने। ठीक है, बाकी वो कह रहा है कि क्लाउड को अपनी वे ऑफ वर्किंग आपको जो है ना बतानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि लिंक्डइन पोस्ट कहोगे तो वो जो है ना वो जेनेरिक से लिख देगा। ठीक है, और लेकिन आप जो है वो एक सर्टेन वे में लिखते हो। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करता है, ड्रिफ्ट को जो है ना वो हमने बचाना है। अच्छा, बट इफ यू विल कंस्ट्रेन द आउटपुट, ठीक है ठीक है ठीक है। कहता है एक दफा आप अपनी वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके उसको सारी नॉलेज दे देना कि जो आपके पास है, यानी कि जिस तरह आप चीजें लिखते हो, जो भी आपके स्टडी नोट्स हैं, या आप बकायदा अपना कोई पोस्ट उसको दे सकते हो, अगर लिंक की पोस्ट की एग्जांपल दें, और उसे कह सकते हो कि यार इसमें से एनालिसिस करो कि इस पोस्ट के क्या फीचर्स हैं, जैसे कि टोन कैसी है, थीम कैसा है, कॉल टू एक्शन एंड पे लगाई हुई है या नहीं लगाई हुई, ठीक है, हेडर स्टेटमेंट कैसी है। तो वो ये सारी चीजें पकड़ेगा, उसको कहो यार इसको क्लाउड एमडी में स्टोर करो, और इस बेसिस पर आपने अब आइंदा लिंक्डइन पोस्ट जो है ना वो निकाली करनी है। तो इससे फिर ये फायदा हो जाएगा, कैसा रहेगा जैसे हम काम कर रहे हैं, क्लाउड हमारे हमारे जैसे ही काम कर रहा होगा। ठीक है, और बाकी जो है वो स्किल्स और ये सारी चीज़ों की डिटेल बता रहा है। स्किल्स का आगे भी हमें पढ़ना है, अभी पीछे भी थोड़ा सा देख लिया है। कहते हैं जी स्किल्स एक्चुअली होती क्या है, स्किल्स क्या होती हैं कि जेनेरिक असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट में बेसिकली हम एक स्किल को जो है ना ये सारे कन्फिग्रेशन दे सकते हैं कि यार इस थीम के साथ, इस टोनालिटी के साथ, कॉल टू एक्शन के साथ आपने जो है ना वो पोस्ट बनानी है, तो वो उस स्किल को यूज करके फिर उस तरह की पोस्ट बना लेगा। तो आप कहेंगे कि जनरल एजेंट की बजाय वो हमारा पर्सनल असिस्टेंट बन चुका होगा। ठीक है, अगर लिंक्डइन पोस्टिंग की स्किल की बात करें। सही है, और बस ठीक है, ये कोई जिन्हें डाउनलोड करके चीज़ें देखें, आपको फायदा होगा कुछ इसमें। स्किल्स लैब में उन्होंने ना कुछ स्किल्स दी हुई हैं। ठीक है, उनको हम यूज़ कर सकते हैं अपने अगले जो ये हमें लर्निंग एक्सरसाइज होगी ना उसमें भी उसको रेफर करा होगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल दे दे के कि यार अगर आप जनरल करेंगे तो ऐसा होगा। ठीक है, अगर आप स्किल को यूज़ करके करेंगे तो इस तरह करके करेगा। ठीक है, तो उस तरह की उन्होंने एग्जांपल्स दे के अपना ये बनाया हुआ है। स्टडी नोट्स असिस्टेंट बना सकते हो आप। ठीक है, एवरीडे स्किल्स जो आप बना सकते हो सोशल मीडिया के लिए, लिंक्डइन पोस्ट के लिए, ट्विटर के लिए, इंस्टाग्राम के लिए। स्टडिंग के लिए आप लेक्चर नोट्स ऑर्गेनाइजर बना सकते हो, ऐसे आउटलाइन जनरेटर बना सकते हो, फ्लैश कार्ड मेकर बना सकते हो। पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए मीटिंग नोट्स, टू डू लिस्ट के लिए,
कम्युनिकेशंस के लिए ईमेल टेम्पलेट्स, ये सारी उन्होंने ना जेनेरिक डिस्कशन की हुई है। कैसे उसने क्या करना है, सबसे पहले देखें आप कौन सा काम रेपिटेटिव करते हैं, फिर स्टाइल वगैरह डिफाइन करें और बस बन जाएगी स्किल। और क्या, ट्राई भी दिया ही आ गया। ठीक है, सेक्शन ये हमारा कवर हो गया। सेक्शन बी में अब थोड़ा सा स्किल में डिगिन करेंगे, सब रीजन्स और एमसीपी वाली साइड पे जाएंगे। हमने भी सिर्फ प्लॉट को ज्यादा कवर किया है। अच्छा, स्किल्स के पीछे का कॉन्सेप्ट हमने मल्टीपल टाइम देख लिया है, फिर भी उसका उसने बैकग्राउंड दिया हुआ है कि यार ये कैसे शुरू हुआ। ठीक है, और डे 1 पे कोई स्किल नहीं थी एंथ्रोपी के पास, तो हमारा इंटेलिजेंट नहीं था। डे 5 पे कुछ हो गई, डे 50 तक अब मैनी स्किल्स हैं। ठीक है, तो उसने ये देखा कि जो है ना, एंथ्रोपिक रीच्ड आफ्टर बिल्डिंग क्लाउड कोड एंड वाचिंग हाउ मेनी पीपल एक्चुअली एक्सटेंडेड, कि भाई आपको ना एजेंट नहीं बनाने चाहिए, आपको स्किल्स बनानी चाहिए। ठीक है, और ये टॉक ना यूट्यूब पे भी है, मैंने इसके बारे में देखा भी था, वो भी नीचे इन्होंने भी ऐड की हुई है। ठीक है, तो क्यों वो कह रहा है कि एंथ्रोपिक टीम इसको कैसे डिफाइन करती है कि यार मॉडल आपको इंटेलिजेंस दे देता है। ठीक है, और कोड जो है आपको एग्जीक्यूशन दे देती है। ठीक है, तो इंटेलिजेंस और एग्जीक्यूशन हो जाती है, काम आपको हो जाता है, लेकिन फिर भी ये एक्सपर्टीज नहीं रहती। ठीक है, जनरली काम हो रहा होता है, तो एक्सपर्टीज के लिए आपको जो है ना बीच में स्किल को इंकॉर्पोरेट करना पड़ता है। ठीक है, और ये यूनिवर्सल होती हैं, यानी कि मल्टीपल आप जो है ना उसमें लेकर जा सकते हो। यूज केस के मुताबिक फाइनेंस में आप क्वार्टरली रिपोर्ट का काम हो सकता है, ऑडिट के लिए काम हो सकता है, लीगल में कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू का काम हो सकता है, रिक्रूटिंग में कैंडिडेट की वैल्यूएशन वगैरह हो सकती हैं। ठीक है, ये उन्होंने उसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। नीचे भी डोमेन आ गई और उसकी एग्जांपल स्किल्स आ गई। ठीक है, ये स्किल्स हो सकती हैं सारी। बॉटल नेक को क्या कह रहा है, बॉटल नेक इंटेलिजेंस नहीं है, तो मतलब कह रहा है अगर लेट्स से कि अगर आपने टैक्सेस करवाने हो तो आप किससे करवाएंगे, 300 IQ मैथमेटिकल जीनियस जिसने पहला टैक्स कोड मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाला था, या एक एक्सपीरियंस टैक्स प्रोफेशनल से कि जिसको सारे पैटर्न वगैरह पता होंगे, एज केसेस वगैरह पता होंगे, तो डेफिनेटली आप प्रोफेशनल के साथ करवाएंगे, चाहे दूसरा बंदा 300 IQ मैथमेटिकल जीनियस भी हो। ठीक है, लेकिन क्योंकि उसका कभी उस पर एक्सपीरियंस नहीं है, उसने कभी टैक्स कोड वगैरह पे काम नहीं किया, तो इसलिए वो कह रहा है कि जो क्लॉड को हम कोड के जरिए से कॉन्टेक्स्ट दे के IQ तो उसका या इंटेलिजेंस तो बहुत ज्यादा है उसके पास, लेकिन एक्सपर्टीज नहीं होता। तो एक्सपर्टीज के लिए जो है ना वो बॉटल नेक है हमारे लिए, कि हमें किसी तरीके से उसको बहुत एक्सपीरियंस भी करना है, बहुत स्पेसिफिक बनाना है किसी यूज केस के लिए, तो उसके लिए हम स्किल्स यूज करते हैं। ठीक है, अब बाकी कह रहा है कि अगर हम स्किल्स वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या उससे कॉन्टेक्स्ट वगैरह ओवरलोड नहीं होने लग जाएगा, कि मल्टीपल स्किल्स बनानी, 50 स्किल्स बना ली तो क्लाउड की मेमोरी मतलब कॉन्टेक्स्ट विंडो जो है वो कवर नहीं हो जाएगी। तो उसके लिए फिर उसने बताया है कि बेसिकली स्किल्स में ना जो उसकी स्ट्रक्चर होता है वो 3 लेवल आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, पहला लेवल जो है ना उसमें थोड़ा सा मेटाडाटा लिखा होता है, जो कि उसका ऊपर बताता है सिर्फ डिस्क्रिप्शन और उसका नाम। ठीक है, ये हर दफा लोड होता है जब भी सेशन शुरू होता है। ठीक है, जो सेकंड लेवल होता है ना वो बाकायदा फुल इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है, मतलब और ये जब यूज करनी हो स्किल तब ऑन डिमांड इंस्ट्रक्शंस यूज होती हैं। ठीक है, जो थर्ड लेवल होता है ना वो ये होता है कि अगर यूज भी कर ली तो उसके बाद अगर उसको पता चला कि इसको अप्लाई करने के लिए मुझे और भी कुछ आपके साथ एसोसिएटेड स्क्रिप्ट चाहिए, सपोर्टिंग फाइल्स चाहिए, तो फिर उनको बता ब्रो। तो इस तरह 3 लेवल पे जो है ना करके हमारी स्किल्स जो है ना वो लोड होती हैं। ठीक है, तो इस 3 लेवल आर्किटेक्चर की वजह से हमारा कॉन्टेक्ट जो है ना वो भी ऑप्टिमाइज होता है। ठीक है, वो कहते हैं कि यार कहाँ से आप स्किल्स वगैरह को निकाल सकते हैं, स्किल्स के बारे में देख सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि पार्टनर स्किल्स के हेल्प क्लाउड वर्क इफेक्टिवली विद स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर सर्विसेज। जैसे कि ब्राउजर बेस ने जो है ना वो स्किल बनाई, ओपन सोर्स की थी अपनी ऑटोमेशन टूल के लिए, ये स्टेज हैंड वाली। ठीक है, ये जिस तरह प्ले राइट है उसी तरह की, तो वहां से जो है ना कुछ स्किल्स बन गई। सेकेंड है इंटरप्राइज और सबसे पहले थी सॉरी फाउंडेशनल स्किल्स, जो कि बेसिक कैपेबिलिटीज है, जैसे कि फाइल को एडिट करना, रीड करना, वो जेनेरिक क्लाउड के अंदर ऑलरेडी है। ठीक है, ये वाली स्किल्स आई थी। ठीक है, सेकंड नंबर पे आई पार्टनर स्किल्स, जो कि कुछ पार्टनर से बना के दी, जैसे ब्राउजर बेस ने बना के दी। ठीक है, और भी मल्टीपल प्लेटफॉर्म से बना के दी। तीसरे नंबर पे जो है वो एंटरप्राइज एंड कस्टम स्किल्स, जो कि हम बना सकते हैं, जो कि यूज केस टू यूज केस जो है ना वो डिपेंड करती है। ठीक है, विद इन 5 वीक्स ऑफ लॉन्च थाउजेंड्स ऑफ स्किल्स वर क्रिएटेड अक्रॉस ऑल 3 कैटेगरीज। सही है, तो बाकी आगे वो ये कहता है कि स्किल्स के साथ अगर एमसीपी भी लग जाए ना, स्किल्स तो आपको एक्सपर्टीज देगा। तो एमसीपी क्या होता है, एमसीपी को अगले चैप्टर में हम कवर करते हैं, लेकिन उससे बेसिकली एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ या जो है ना वो मल्टीपल सिस्टम के साथ आपकी कनेक्टिविटी भी आ जाती है, तो उससे आपके जो क्लाउड कोड है ना उसकी एक्सटेंसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, वो बहुत इनहेंस हो जाती है, बहुत बढ़ जाता है। कुछ भी कर सकता है वो, क्योंकि उसके पास जो चीज करने के लिए चाहिए एक एक्सपर्टीज चाहिए, और कनेक्ट करना है कि कहाँ से वो डाटा लेकर आना है। ठीक है, और कैसे लेकर आना है वो स्किल से पता चल गया, कहाँ से लेकर आना है वो एमसीपी से पता चलेगा उसको। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, एमसीपी सर्वर जो है ना एक एग्जांपल ले ली उसने कि वो
कंपनी के डेटाबेस का कनेक्ट कर लेता है, तो वहां से आप क्वेरी कर सकते हो चीज़ों को। स्किल में लिखा है कि यार डाटा आपको मिल गया तो क्या करना है उसका, ठीक है। और एमसीपी आपको वो एक्सेस दे देगा उस डाटा। विदाउट एमसीपी में वो कह रहा है कि क्लाउड को पता है कि स्टैंडर्ड्स क्या है, लेकिन डाटा नहीं एक्सेस हो सकेगी, ठीक है। तो बाकी वो कह रहा है कि ये भी आपको देखने की जरूरत है कि हमें भी ये लग सकता है कि यार स्किल जो है तो डेवलपर वगैरह बनाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि एंथ्रोपिक ने तो ये ऑब्जर्व किया कि फर्स्ट वीक के बाद ही स्किल जो है ना वो टेक्निकल लोगों से ने नहीं बनाना शुरू कर दी, मतलब ऐसे लोगों ने बनाना शुरू कर दी जो टेक्निकल भी नहीं थे, जैसे कि अकाउंटिंग, रिक्रूटिंग और लीगल वाले लोग, ठीक है, क्योंकि उनके पास डोमेन नॉलेज थी, वो डोमेन एक्सपर्ट्स थे, ठीक है। और स्किल्स जो है वो आपके स्ट्रेटेजिक एसेट्स भी हैं, क्योंकि ये एक ऐसा आप कह लें कि इन अदर वर्ड्स एसेट है कि आप उसको अगर ऑप्टिमाइज करें तो आप इसको मार्केट में सेल भी कर सकते हैं कि मेरा ये एक्सपर्टीज है, और मैंने सारा अपना एक्सपर्टीज एक आप कह लें कि इंस्ट्रक्शन लॉजिक में कोड करके रख दिया है, तो वो मेरा ही ब्लू प्रिंट है ना, तो मैं किसी को भी वो दे सकता हूँ, ठीक है। इसको हम शेयर भी कर सकते हैं, उसको टाइम टू टाइम अपडेट भी कर सकते हैं, तो उसको कह सकते हैं वर्जन भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको डिफरेंट एडिट्स के साथ इंटीग्रेट भी कर सकते हैं और मोनेटाइज भी कर सकते हैं, यानी सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। और मल्टीपल लोग अगर मिलकर काम करें ना तो कंपाउंडिंग वैल्यू किसी भी शेयर नॉलेज की बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो स्किल्स में यही इन्होंने देखा एंथ्रोपिक वालों ने, तो उसी के बारे में थोड़ी सी इसमें डिटेल दी हुई है। बाकी वो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने ये भी देखा कि अगर हम इस पूरा जो आर्किटेक्चर उसको ऐसे समझ लें कि मॉडल्स जो है ना वो कंप्यूटर्स के आर्किटेक्चर के साथ अगर समझ लें, जो मॉडल्स हैं वो प्रोसेसर्स की तरह है, ठीक है, जो कि बड़े इंट्रिंसिक हैं और बड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर पता नहीं क्या कुछ हो रहा है जिसका प्रोसेसर्स के अंदर हो रहा होता है। और जो एजेंट्स है वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ठीक है, वो उन मॉडल्स को यूज कर रहे हैं जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर को यूज कर रहा होता है। और स्किल्स जो है ना वो एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि हमारे कंप्यूटर के ऊपर या हमारे फोन के ऊपर छोटी छोटी एप्लीकेशंस होती है, हर बंदा अपनी समझ के मुताबिक, अपने यूज केस के मुताबिक, अपनी जो है ना किसी क्रिएटिविटी के मुताबिक एप्लीकेशन बना देता है, वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे चले हुए ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर को यूज करना। इसी तरह स्किल्स आप बना सकते हैं अपने यूज केसेस अपनी क्रिएटिविटी के मुताबिक, वो एजेंट्स में इंकॉर्पोरेट हो सकती हैं और एजेंट्स जो है वो आगे मॉडल यूज कर रहे होते हैं। तो इसी तरह का स्टैक की एनोलॉजी हम लेकर आगे चल सकते हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने लिंक भी दे दिया है कि यहाँ पे उन्होंने ये सारी चीजें डिस्कस की हुई थी, स्लाइड्स भी इसमें लिंक में है। तो ये हमारा स्किल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे हम आ जाते हैं कि अपनी स्किल्स बनाना। तो डिटेल में ये भी काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। स्किल क्या है, बेसिकली बेसिकली स्किल डॉट एम डी फाइल ही है, ठीक है। और ये क्लॉड, जो डॉट क्लॉड का एक फोल्डर बनता है हमारे प्रोजेक्ट ग्रुप में, उसके अंदर स्किल्स का फोल्डर बनता है, और उसके अंदर जिस स्किल जो भी स्किल बनानी है ना उसके नाम से फोल्डर बनता है, और उस फोल्डर के अंदर स्किल डॉट एम डी की फाइल होती है, ठीक है। और उस फाइल के अंदर चीज़ें होती हैं सारी, ठीक है। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक YAML फ्रंट मैटर होता है जो कि पहले लोड होता है शुरू में बस, इसके अलावा कुछ लोड नहीं होता। और दूसरा जो है ना वो मार्कडाउन होती है, वो सारी चीज़ नीचे होती है, ठीक है। और तीसरी जो है ना इसमें ये अगर इसको एनहांस करने के लिए साथ इसके एमसीपी लगाया हुआ है, साथ में स्क्रिप्टिंग लगाई हुई है, वो तीसरी चीज़ होती है। तो इसी आर्किटेक्चर के साथ ये लोड होती है, ठीक है। हम क्लॉड को कह भी सकते हैं कि यार ये हमारे लिए स्किल जनरेट करो, ठीक है। हम खुद भी लिख सकते हैं। हमारे पास एक स्किल जो है ना वो स्किल मेकर की मेरे ख्याल से थी, हाँ, स्किल जनरेटर की, स्किल क्रिएटर की स्किल है, ठीक है। वो उसके जरिए से भी क्लॉड जो है ना वो स्किल्स हमें बना के दे सकता है। आगे है जी, हम जो है ना डिस्क्रिप्शन जितनी अच्छी लिखेंगे ना उतना अच्छा क्लॉड को पता चलेगा कि, क्योंकि उसने YAML पढ़ना है ना, YAML में डिस्क्रिप्शन जाती है, उसको पता चलेगा कि यार क्या ऐसा मेरे पास यूज केस आए तो मैंने ये स्किल को ट्रिगर करना है, ठीक है। अगर हम इसमें लिखेंगे हेल्प विद नोट्स तो पता नहीं वो करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। समराइज जूम मीटिंग ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम मार्केटिंग टीम, जितना अच्छा लिखेंगे उतने अच्छे तरीके से उसको पता चलेगा कि मैंने इसको यूज करना है। और नीचे मार्कडाउन जितनी अच्छी लिखी होगी उतनी अच्छी स्किल बन जाएगी, ठीक है। तो या एग्जांपल्स दी हुई हैं, क्रिएटिंग योर फर्स्ट स्किल आ गया, फोल्डर में आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। टेस्ट भी कर सकते हो, वेरीफाई एक्टिवेशन हो गई। कोड लर्निंग के जरिए से आप रिफाइन भी कर सकते हो कि प्लॉट को ही कहो कि यार इसको रिफाइन कर दें, या आप प्लॉट से पूछो इसमें क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं तो आप खुद रिफाइन कर दो, आइट्रेट कर करके आप रिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये बिल्डिंग योर ओन स्किल्स भी हमारा कवर है। इसके बाद है जी एजेंट स्किल्स एक्सरसाइजेस, ठीक है। इसमें भी आपने देख लेना है कि यार इससे यूज किस तरह पता चल सकते हैं कि क्या क्या चीजें जो है ना वो स्किल्स में आ सकती हैं। जैसे कि ईमेल स्टाइल की हम स्किल बना सकते हैं, ठीक है। हम रिपोर्ट फॉर्मेट करने की स्किल बना सकते हैं, ठीक है। ब्रांड वॉइस इन्फोर्सर की स्किल बना सकते हैं। जनरली इन्होंने इसमें ना सारे यूज केसेस वगैरह के मुताबिक कुछ लिखिए ताकि आप हैंडल कर सकें। अब आगे जाती है सब एजेंट्स एंड ऑर्केस्ट्रेशन, ठीक है। अब सब एजेंट्स भी क्लाउड का कॉन्सेप्ट है, और ये भी एक जो है ना स्टैंडर्ड हो चुका हुआ है कॉन्सेप्ट, ठीक है, AI FF के
ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। ठीक है, सब एजेंट्स क्या होगा जी, किस सब एजेंट स्पेशलाइज्ड एजेंट है। ठीक है, उसकी अपने इंस्ट्रक्शंस हैं, उसकी अपनी कॉन्टेक्स्ट बिल्ड होगा, सबसे बड़ा फायदा ये है। ठीक है, तो क्लाउड कोड मेन रहेगा अगर हमने इसको यूज करना हुआ, तो उसके अंदर कुछ इंट्रिंसिक उसके सब एजेंट्स भी, जैसे कि प्लान सब एजेंट है और कस्टम सब एजेंट्स हम बना भी सकते हैं। ठीक है, तो प्लान सब एजेंट की अपनी कॉन्टेक्स्ट विंडो होगी। जब भी हम उसको कहेंगे कि यार हमने ये चीज करनी है, प्लान करके दो, तो क्लाउड कोड उसको कहेगा सब एजेंट को, क्या करके तो सब एजेंट प्लान करके फिर बाद में वापस क्लाउड कोड के पास चीजें लेकर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास सब एजेंट्स आ गए जो कि ऑटोनोमसली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और साथ हमारे पास स्किल्स आ गई जो कि वो गाइडेंस फ्रेमवर्क है। अब सब एजेंट्स, जैसे ये कंटेंट इंप्लीमेंटर वाला सब एजेंट है, ये इनमें से दो तीन स्किल्स भी यूज कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह नहीं कि एक सब एजेंट की एक स्किल ही है। स्किल्स आप समझ लें कि बाकायदा अलग एक आपके पास पूरी डिफरेंट आपकी एक्सपर्टीज जो है ना वो कोडेड पड़ी हुई है, और यहाँ पे आपके मल्टीपल सब एजेंट्स हैं, जिसको चाहे वो कोई भी स्किल उठा के उस पर काम कर सकता है। ठीक है, अब क्लाउड पे देखने के लिए जो है ना वो ये स्लैश एजेंट्स के जरिए से आप कर सकते हो। ठीक है, बैक स्लैश के जरिए से पता चल जाएगा। ये सब एजेंट्स बने हुए हैं, ये बिल्ट इन एजेंट्स हैं, आप नए भी बना सकते हो, यूज बाय क्लाउड भी कर सकते हो और खुद से भी बना सकते हो। ठीक है, बाकी ये जो एजेंट्स बिल्ट इन है, एक्सप्लोर एजेंट है, ये किस लिए होता है, ये जो है ना, जब प्लान एजेंट जो है ना वो एक्सप्लोर एजेंट को यूज करता है तो वो सारी फाइल्स वगैरह स्ट्रक्चर करता है, उसका मॉडल हाइकू है। प्लान एजेंट क्या होता है, मल्टी स्टेप टास्क, कॉम्प्लेक्स टास्क को प्लान करता है, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजीज बनाता है, ये इसके अलावा सोनट है मॉडल उन्होंने यूज किया हुआ। जनरल पर्पज एजेंट उनका जनरली जो हम काम देते हैं तो वो करता है। बैश एजेंट क्या करता है कि कमांड एग्जीक्यूशन टास्क करता है, जो कि गिट गिट कमांड्स होती हैं उनको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, और जो क्लाउड कोड गाइड है वो हाइकू है, वो अगर हमें क्लाउड कोड के बारे में कुछ चीजें पूछनी है तो वो क्लाउड कोड गाइड एजेंट उसका ये बिल्ट इन एजेंट है। ठीक है, और सब एजेंट का वर्कफ्लो कैसे होता है कि मेन क्लाउड कोड रिकॉग्नाइज करता है कि यार ये कोई टास्क है जो मैं स्पेशलिस्ट को दे सकता हूँ, प्रोवाइडेड हमने वो बनाया हो, तो वो सब एजेंट को लॉन्च कर देता है। सब एजेंट इंडिपेंडेंटली अपना काम करता है, वो वापस जो है ना काम कंप्लीट करके वापस उसको जो हमारा मेन एजेंट है जो कि क्लाउड कोड है उसको देता है। क्लाउड कोड देखता है चीजें सारी, ठीक है, और फिर वो हमें बताता है, तो हम क्लाउड कोड के साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं। सिंपल इस तरह का इसका वर्कफ्लो चलता है। ठीक है, और ये डेलीगेशन ऑटोमेटिक होती है, हमें कमांड नहीं करना पड़ता। बेसिकली हम जब एलएलएम्स, क्वेन या इस तरह के यूज करते हैं ना, जिनकी जो है ना प्रोसेसिंग इतनी अच्छी नहीं है, जो हेलुसिनेट ज्यादा करते हैं, ठीक है, जो अच्छे नहीं है मॉडल्स, उनमें कभी कभी ऐसे होता है कि उसको ऑटोमेटिकली ट्रिगर नहीं करता। ठीक है, तो उसमें कभी कभी आपको कहना पड़ता है कि भाई ये अपने सब एजेंट से करवाओ। लेकिन क्लॉड जो है ना वो ये कॉन्फ़िगरेशन बाय डिफॉल्ट उसके अंदर होती है। ठीक है, बाकी कह रहे हैं पैरेलल पावर, मल्टीपल एजेंट्स एक साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लोर एजेंट हम कह भी सकते हैं कि एक्सप्लोर एजेंट्स को यूज करके आप बताओ कि मेरे प्रोजेक्ट में क्या फाइल्स हैं, और प्लान एजेंट को यूज करके आप जो है ना ये रीडमी रीडमी ऐड करो। ठीक है, तो वो मल्टीपल एजेंट के साथ काम करेंगे। ठीक है, और सब एजेंट्स को काम करने से बड़ा फायदा होता है कि कॉन्टेक्स्ट अपना अपना सब एजेंट्स के पास होता है, तो वो बड़े ना एक क्लीन कॉन्टेक्स्ट जो है ना उससे हमारा काम चल रहा होता है। ठीक है, बाकी कैसे काम करता है वो उसने बताया। मेन प्लॉट लॉन्च करता है, सब एजेंट को काम करता है, वो वापस देता है और फिर हमारे तक वो काम आ जाता है। बाकी हैंड्स ऑन आ गया कि आप जो है ना एजेंट बनाए, फिर लोकेशन देनी पड़ती है, कौन सा क्रिएशन मेथड है, क्लॉड से करवाना है, खुद करना है, एजेंट की डिस्क्रिप्शन वगैरह दो तो आपका एजेंट बन जाता है। कहाँ पे होता है ये भी, डॉट क्लॉड की जो फोल्डर पहले मैंने आपको बताया था ना बनता है, उसके अंदर एजेंट्स का फोल्डर बनता है, और उसके अंदर इंडिविजुअल एजेंट्स होते हैं, और वो भी एक नथिंग बट अ मार्कडाउन फाइल होती है। ठीक है, उसका भी नेम है, डिस्क्रिप्शन है, मॉडल है, इसी तरह उसका पूरा फॉर्मेट होता है। बाकी सब एजेंट आइडियाज यहाँ पे उन्होंने दिए हुए हैं। टाइम में वापस कम है, मैं इसको जरा जल्दी गुजार रहा हूँ। ठीक है, कब स्किल यूज करनी चाहिए, कब सब एजेंट यूज करने चाहिए, सबसे बड़ा क्राइटेरिया तो ये है कि कॉन्टेक्स्ट का। सबसे पहले तो इन्वोकेशन का, कि अगर आपको चाहिए कि यार जो है ना वो ऑटोमेटिक हो जाए, ठीक है, या ऑटोमेटिक भी हो जाए या नाम से भी देना पड़े, तो आप स्किल भी बना सकते हैं। और सब एजेंट जो है ना एक्सप्लिसिटली कि आपने यूज करना है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट जो है वो ये कि हमेशा शेयर्ड होता है, लेकिन सब एजेंट के लिए कॉन्टेक्स्ट आइसोलेटेड होता है। ठीक है, कोई और भी अच्छा। बाकी ये है कि कॉम्प्लेक्सिटी अगर लाइट वेट है तो स्किल यूज करें, अगर मल्टी स्टेप है तो एक सब एजेंट को यूज कर ले। ठीक है, अगर आपको रिपीटेड पैटर्न्स हैं तो स्किल यूज करनी चाहिए, लेकिन अगर इस तरह का काम है जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस वगैरह है तो आपको सब एजेंट बनाना चाहिए। ठीक है, बाकी उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल्स दे दी हैं, और ये हमारा सब एजेंट्स वाला भी खत्म हो गया। आगे आ जाते हैं जी एमसीपी। एमसीपी की हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था कि क्या होता है। एमसीपी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, ये क्या करता है कि इट्स लाइक गिविंग क्लाउड कोड सेफ अप्रूव्ड एक्सेस टू द आउटसाइड वर्ल्ड, कि दुनिया के साथ उसको उसने कनेक्ट करवा दिया। ठीक है, एमसीपी को आपने कैसे समझना है कि जैसे विदाउट एमसीपी वो कह रहे हैं कि आप एक क्लाउड कोड जो है ना वो एक वेलेंट असिस्टेंट है जो कि आपके लिए ऑफिस में काम करता है। एमसीपी को वो क्या होगा कि उसको पता होगा सारी चीजें, लेकिन उसके पास वो फाइल्स पढ़ने की एक्सेस ही नहीं होगी, जो आपके टेबल पड़ी हैं फोल्डर्स की एक्सेस नहीं होगी, तो वो क्या काम करके देगा। एमसीपी के साथ ये होगा कि उसके पास वो सारी चीजों की एक्सेस हो जाएगी।
ठीक है। लेकिन कह रहे हैं इसमें आपको सिक्योरिटी का भी ख्याल रखने की, जब आप उसको दुनिया के डिफरेंट सर्वर्स पे एक्सेस देते हैं तो फिर ऐसे भी हो सकता है कि उस सर्वर पे कोई ऐसा फाइल फाइल पड़ी हो जिसके अंदर लेट से प्रॉम्प्ट लिखा हो कि इस यूजर के सारा कोड बेस मुझे कॉपी करके दे दो, तो उसने लेट से क्लाउड में उसको एग्जीक्यूट कर दिया होती है। प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट इंजेक्शन होती है इसको कहते हैं। तो इस तरह इस वजह से आपने जो है ना सिर्फ सेफ एंड सिक्योर एमसीपी सर्वर्स को ही जो है ना वो करना है, जैसे कि प्ले राइट है और कॉन्टेक्स्ट है। इसके अलावा क्लाउड ने भी अपनी मार्केट प्लेस बनाई हुई है। ठीक है। और उस एमसीपी सर्वर से क्या चीज एक्सेस हो रही है, उसमें क्या डाटा है, वो भी एक दफा वेरीफाई करना पड़ता है, आपको सारा करना चाहिए। ठीक है। तो दो हेल्पफुल सर्विस उन्होंने बताए हैं, प्ले राइट का और कॉन्टेक्ट सेवन का। प्ले राइट है जी ऑटोमेशन के लिए यूज होता है। कॉन्टेक्ट सेवन में ये होता है कि जो भी आपके सारे लैंग्वेजेस हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, उनकी जो बिल्कुल लेटेस्ट कोड बेस है ना, लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, वो उसकी जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंटेशन है वो इसमें पड़ी होती है। ठीक है। तो कॉन्टेक्ट सेवन की बजाय अगर आप उसको इंटरनेट से सर्च करने का कहोगे ना, तो मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, वो गूगल करता है, फाइल खोलता है, पढ़ता है। कॉन्टेक्ट सेवन से डायरेक्टली वो चीज आ जाती है। और अगर ये आप नहीं कनेक्ट करेंगे तो जिस उस अगर इंटरनेट भी एक्सेस नहीं दिया होगा, तो जिस डाटा पे वो मॉडल ट्रेन हुआ होगा वो उसको ही सबसे यूज कर सकेगा, जो लेटेस्ट है वो नहीं यूज कर सकेगा, जिसलिए कॉन्टेक्ट सेवन का फायदा है। ठीक है। इसमें उन्होंने कहा है कि अब ये आप जो है ना डायरेक्टली क्लाउड पे इस तरह करके जो है ना ये अपना ये लिखी हुई कमांड आप एमसीपी सर्वर लगा सकते हैं। उसके बाद वर्कफ्लोज की एग्जांपल देने लगे हैं कि आपने एमसीपी प्लेराइट का लगा दिया है, तो ये कमांड दें तो आप देखें कि वो खुद ही अमेजोन पे जाकर तीन शर्ट्स आपको सर्च करके बता देगा। ठीक है। और अगर आपने कॉन्टेक्ट सेवन का लगा दिया तो आप उसको खुद ही बताएं कि यार मुझे बताओ कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन अबाउट एमसीपी सपोर्ट के क्या है, तो वो आपको वो ला के दे देगा। ठीक है। तो ये उसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। बाकी वो कह रहे हैं कि स्किल्स और एमसीपी दोनों क्या करते हैं, आपके क्लाउड कोड या आपका एजेंट है ना उसकी एक्सपर्टीज को बहुत ज्यादा एनहेंस कर लेते हैं। ठीक है। डाटा पाइप कंट्रैक्ट में आ जाते हैं कि आपका स्किल्स जो है ना वो क्या करता है, हाउ टू, कि कैसे चीजों को करना है वो बता रहा होता है। एमसीपी के विद बट के किन चीजों के साथ मैंने इन चीज को करना है, तो वो डाटा पाइप्स बना रहा होता है एमसीपी। ठीक है। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। और एमसीपी से क्या होता है, ब्राउजर ऑटोमेशन हो सकती है। ठीक है। अमेजोन को ब्राउज कर सकते हैं, एग्जांपल्स दी हुई हैं। रिएक्ट डॉक्स हम देख सकते हैं क्योंकि कॉन्टेक्ट सेवन के साथ है। हम डेटाबेस प्रोडक्शन के बारे में क्वेरी कर सकते हैं, मतलब विदाउट में हम ये चीजें नहीं कर सकते और विद में ये सारी चीजें कर सकते हैं। यहाँ पे टेबल बता रहा हूँ। स्लैक का एमसीपी लगा दे तो स्लैक में अपडेट्स कर सकते हैं, गिटहब का लगा दे तो गिटहब में रेपो को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है। क्लाउड कोड में जो है ना वो कैसे एमसीपी टूल्स का एक चैलेंज ये होता है कि बेसिकली एमसीपी अपने साथ ना बहुत ज्यादा ओवरहेड लेकर आता है, सारी कॉन्फ़िगरेशन, सारी फाइल्स, सारा डाटा। ठीक है। तो बहुत ज्यादा टोकन यूज हो जाते हैं। जैसे प्लेरेट एमसीपी में 5000 से 8000 टोकन जब हम सेशन लोड करेंगे ना, अगर ये एमसीपी लगा होगा तो इतने यूज हो जाएंगे। कॉन्टेक्ट सेवन में 3000 से 5000, गिटहब के 8000 से 12000। तो इसका सोल्यूशन ये है कि हम एमसीपी टूल को जो है ना एमसीपी टूल सर्च, ये बिल्ट इन क्लाउड कोड में दिया हुआ है। ठीक है। उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। उससे ये होगा कि 85% हमारा जो है ना वो कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो बच जाएगा। इसके अलावा अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे अगले में कि 99% कैसे बता सकते हैं। वो ऐसे बता सकते हैं हम स्किल्स में एमसीपी को इंटीग्रेट करें कि अगर हम कि हमेशा स्किल जो है ना वो लोड हो, और स्किल को अगर रिक्वायरमेंट हो कि मैंने एमसीपी चलाना है तो वो चलाएं। ठीक है। और स्किल का हमने पता है कि स्किल जो है ना वो सिर्फ उसका YAML फॉर्मेट लोड होता है, और वो अगर जरूरत पड़ती है तो लोड होती है। तो इसलिए ये होगा कि सेशन शुरू होगा तो एमसीपी के सारा ओवरहेड नहीं होगा यूज, तो उसका ये फायदा होगा। अभी के लिए उन्होंने जो यहाँ पे बताया हुआ है उसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि क्लाउड को 2.1.7 प्लस आपको चाहिए होगा, तो फिर उन्होंने एमसीपी टूल सर्च का बिल्ट इन एक फीचर डाला हुआ है क्लाउड वालों ने, तो आप वो यूज कर सकते हैं। सेटिंग्स डॉट जेसन में जाके ये इनेबल टूल सर्च को अगर आप ऐसे करेंगे तो ये जो है ना ऐसे करेगा कि 5% या 10% से ज्यादा ऑटोमेटिकली, ये है कि 10% से ज्यादा अगर आपकी कॉन्टेक्स्ट विंडो एमसीपी की वजह से कंज्यूम हो रही होगी ना, तो फिर ये शुरू हो जाएगा कि फिर ये जब अपने अगले सेशंस के लिए जो है ना वो ये नहीं किया करेगा आपका कॉन्टेक्स्ट विंडो यूज, जब जरूरत पड़ेगी तब यूज किया करेगा। ठीक है। जिस तरह स्किल्स करती हैं। लेकिन अगर आपने मैनुअली करना है तो आप हार्ड कोड भी कर सकते हैं, ये ऑटो के बाद 5 लगा के कि यार 5% कॉन्टेक्स्ट विंडो भी लेट से यूज होगी ना, तब ये शुरू हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह हम इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेटिंग्स और जैसे में जाके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बाकी वो कहते हैं एमसीपी कब यूज करना चाहिए कब नहीं यूज करना चाहिए, अगर दुनिया के साथ कनेक्ट करना है, वेब में ट्रैक करवाना है, एक्सटर्नल इंटीग्रेशन करवाना है तो करें। लेकिन अगर आपके जो है ना कब नहीं यूज करना चाहिए कि जब आपके प्राइवेट सेंसिटिव डाटा है, कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, कॉन्फिडेंशियल डाटा है, तब आप ना उसमें, तब आप बेटर ये है कि लोकल फाइल यूज करें और सीक्रेट्स को इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में स्टोर करें। ठीक है। तो बाकी जो है ना बेसिक्स कहता समझें, तो उसके बाद हम अपना एमसीपी सर्वर भी बनाएंगे। अभी हम जो है ना वो अपना नहीं बना रहे, अभी हमने बस ये देखा है कि कौन कौन से एमसीपी सर्वर है उनके साथ कनेक्ट किया। ठीक है। तो ये हमारा एमसीपी का टॉपिक इसमें कवर हो गया, इंटीग्रेशन का। अगले में वो यही बता रहा है कि 98% डिटेक्शन अगर करनी हो तो हम स्किल्स में उसको इंकॉर्पोरेट करेंगे। ठीक है। तो वो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अगर इसमें कोई और चीज़ है तो मैं आपको इसमें इस तरह का आर्किटेक्चर होगा कि यार स्किल डॉट एम डी के अंदर
जो है ना उसकी स्क्रिप्ट्स पढ़ी होंगी, और स्क्रिप्ट्स में एमसीपी क्लाइंट को चलाने की पाइथन की स्क्रिप्ट है, सर्वर स्टार्ट करने की, और जब वो हो जाएगा तो स्टॉप करने की भी स्क्रिप्ट है। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो ये चलेगा। तो दैट मीन्स कि आपका कॉन्टेक्स्ट जो है ना विंडो वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी एनालिसिस करके बताए हुए हैं कि यार पहले इतनी चल रही थी, लाइक 15,000 से 24,000 टोकन जा रहे थे, अब 150 से 200 जा रहा है, यानी कि 99% सेविंग हो गई है। ठीक है, और प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर का आपको पता ही है, स्किल्स का जो हमने डिस्कस किया है उसको एक फॉर्मल नेम दिया हुआ है उन्होंने। ठीक है, बाकी उसने एग्जांपल्स देके कहा है कि प्लेयर को डायरेक्टली चला के देखें और स्किल के साथ चला के देखें, आपको कॉन्टेक्स्ट का फर्क पता चल जाएगा, कंपेयर करें टोकन यूजर्स। ठीक है, और दूसरा है जी डेफिनेटली फेच लाइब्रेरी डॉक स्किल। ठीक है, तो ये भी यही है कि इसके अंदर अगर हम कॉन्टेक्स्ट 7 को कनेक्ट करने के लिए उसने ये स्किल बना सकते हैं कि हम जब भी उसे कहें कि यार मुझे रिएक्ट की इस लाइब्रेरी के बारे में बताओ, तो वो स्किल चलाए, स्किल के अंदर एमसीपी चलाए, तो फिर यूजर अदर देन के डायरेक्टली वो एमसीपी को शुरू में चलाता हो, ताकि हमारे टोकन जो है ना वो बचे रहे। तो वो कह रहे हैं कि स्किल्स जो है ना वो हमारे लिए एक इंटेलिजेंट गाइड है। ठीक है, एग्जांपल स्मार्ट ब्राउजर ऑटोमेशन, इसने पहले भी बताया था। अब कह रहे हैं कि कब कंपाइल करना चाहिए स्किल्स को एमसीपी सर्वर में, अगर टोकन बहुत ज्यादा है, 5 से 7 से ज्यादा टोकन पड़ रहे हैं तो तब करें। अगर यूजेस आपकी बहुत ज्यादा 3 से ज्यादा टाइम्स आप एक ही सेशन में किसी भी एमसीपी को इन्वोक करते हैं, डाटा लेते हैं वहां से, तो तब आप करना चाहिए। डेटाबेसेस डाटा सेट्स अगर बड़े रिटर्न हो रहे हैं, मल्टी स्टेप वर्कफ्लोज हैं, लेकिन अगर आपका टोकन ओवरहेड बहुत कम है, ठीक है, 1500 से 15,000 से कम टोकन है, 1500 से, तो फिर आप जो है ना यूज करें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसमें उसको बनाने में भी तो टेक्निकल डिफिकल्टीज है ना, तो इतना वर्थ इट नहीं होता। इसी तरह ही अगर यूज इतनी ज्यादा नहीं है, अगर वेल फॉर्मेटेड रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, डेटा सेट्स ज्यादा नहीं मिल रहे, और एपीआईज भी बार बार अगर चेंज हो रही है, क्योंकि आपने किसी एमसीपी कॉन्फ़िगर किया और वो बार बार वहां से एपीआई चेंज हो रही है, या वहां से जो क्लाइंट है वही कॉन्फ़िगरेशन बदली जा रहा है, तो मल्टीपल टाइम्स आपको एमसीपी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा स्किल के अंदर, यानी मल्टीपल टाइम्स आपको स्किल बनानी पड़ेगी। तो इसलिए ये मसला है, एमसीपी तो कॉन्फ़िगर हुआ होगा, लेकिन स्किल को चेंज करना पड़ेगा कि किस तरह से इन्वोक करनी है वो चीज। तो इसलिए अगर स्किल स्क्रिप्ट्स वुड नीड कंसिस्टेंट मेंटेनेंस, तो तब वर्थ इट नहीं है। तो डिसीजन फ्रेमवर्क की उसने नीचे आपको ना समरी करके दे दी। ठीक है, तो ये हमारा खत्म हो गया। और इसके बाद वो बता रहा है कि सेटिंग्स हायरार्की। ठीक है, सेटिंग्स हायरार्की में सिंपल आपने ये चीज देखनी है कि हमारे पास 3 हायरार्की होती है सेटिंग्स की। ठीक है, सबसे पहले तो ये होता है कि बेसिकली ग्लोबल सेटिंग्स होती है। ठीक है, ग्लोबल में जो है ना वो हम ये चीजें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि किस किस्म का हमारा जो है ना थीम होना चाहिए। ठीक है, मोड कैसा होना चाहिए, डार्क मोड होना चाहिए, फॉन्ट साइज कैसा है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, जो चीजें होती हैं उससे ज्यादा प्रेसिडेंस जो है ना वो प्रोजेक्ट सेटिंग को मिलती है। उसमें हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास फ्रेमवर्क कौन सा है। ठीक है, हम जो है ना वो कैसा चाहते हैं, हमारा आउटपुट कैसा दे, क्लाउड कोड पर बोस दे या लर्निंग वाला दे। ठीक है, टेस्ट फ्रेमवर्क क्या है, ये सारी चीजें, और उससे ज्यादा प्रेसिडेंस लेता है बिल्कुल यूजर सेटिंग जो है, लोकल जिसको कहते हैं फाइल सेटिंग। ठीक है, हम लोकल फाइल सेटिंग में अगर लिख दें कि यार हमें आउटपुट चाहिए वर्बोस, और प्रोजेक्ट सेटिंग में लिखा हो कि आउटपुट चाहिए हमें जो है ना वो कॉम्पैक्ट, तो वो वर्बोस को करेगा प्रेसिडेंस, क्योंकि जो यूजर वाली होगी ना लोकल वाली, उसको वो यूज करेगा सबसे। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पे होती है आप ये देख लें कि जो ग्लोबल है ना वो हमारे पास जो सी फाइल या जो हमारी ग्लोबल डायरेक्टरी होती है ना उसके अंदर डॉट क्लाउड बनी होती है, उसके अंदर सेटिंग्स डॉट जेसन होती है, उसमें सारी चीजें, मॉडल कौन सा यूज हो रहा है ये वो। प्रोजेक्ट जो है ना वो होती है जो हमारी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है ना उसके अंदर डॉट क्लाउड बनी होती है, उसके अंदर सेटिंग्स डॉट जेसन में होती है। और जो लोकल सेटिंग है वो डॉट क्लाउड के अंदर ही होती है, लेकिन उसमें सेटिंग्स डॉट लोकल डॉट जेसन नाम होता है। ठीक है, तो उससे आपको पता चल जाता है कि ये वाली चीज जो है ना वो मैं प्रेसिडेंस लगाऊंगा। इस हायरार्की से चीजें चल रही होती हैं, बस आगे उसकी उन्होंने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दी हुई हैं। प्रेसिडेंस में कौन सी चीज आगे आती है मैंने पहले ही आपको बता दिया। ठीक है, अगर वो कह रहा है लोकल ये किया हो वो ये किया हो तो कौन सा प्रेसिडेंट करना चाहिए वो आपको पता ही है। ठीक है, और वो कह रहा है क्लाउड डायरेक्टरी को आप डिलीट ना करें, क्योंकि उसके अंदर ये सारी चीजें होती हैं, सेटिंग्स डॉट जेसन और सेटिंग्स डॉट लोकल डॉट जेसन जो उसके अंदर होती है। ठीक है, और बस ये खत्म हो गया, हमारा सेक्शन बी भी खत्म हो गया। इसके बाद हमारे पास सेक्शन सी है, उसमें वो कह रहा है कि हुक्स की बात करें। अब हुक्स और इसके बाद प्लगइन्स, रैश विगम, ये सारी चीजें ना ये क्लाउड की स्पेसिफिक है। ठीक है, ये उसमें ये बाकी जेमिनी सीएलआई और ओपन एआई का जो है ना उसमें नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम क्लाउड के लिए पढ़ेंगे। हुक्स क्या होती हैं? हुक्स वो कमांड्स हैं कि जब क्लाउड के सेशन के दरमियान कुछ सर्टेन इवेंट्स है ना उस पे हम कुछ छोटी मोटी कमांड्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उनको हम हुक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं कि यार एडिट कर दो फाइल को, बैच कमांड रन कर दो, प्रॉम्प्ट को सबमिट करवाना है, या हमने सेशन शुरू हो रहा है तब कोई चीज करवानी है। ठीक है, तो बाय हुक्स उसने उसके बारे में चीजें पूछी हुई हैं, तो वो कह रहे हैं कि फॉर्मेट कर सकती है जो है ना वो चीज़ों को, हम टेक्स्ट वगैरह चलवा सकते हैं, नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करवा सकते हैं। ठीक है, सेंसिटिव फाइल्स को बचवा सकते हैं। ठीक है, और इसमें ये मल्टीपल आप कह लें कि इवेंट्स हैं, ये ट्रिगर्स हैं, जो कि कुछ हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जी प्री टूल यूज के, टूल को यूज करने से पहले
हमने अगर कोई चीज करवानी है, जैसे कि हमने कराना है कि यार डेंजरस ऑपरेशन अगर आगे उसको ब्लॉक कर दो, तो प्री टूल यूज वाला हुक हम यूज करेंगे। अगर हमें कहना है टूल यूज हो गया उसके बाद कुछ करवाना है, जैसे कि उसने कोई टूल यूज करके कोड लिख दिया है, तो हम करवा देते हैं कि उसको फॉर्मेट कर दो या टेस्ट कर दो या एक्टिविटी को उसको लॉक करवा दो, तो हम पोस्ट टूल यूज हुक यूज करते हैं। ठीक है। अगर हमने यूजर प्रॉम्प्ट सबमिट वाला एक इवेंट होता है कि जब भी प्रॉम्प्ट दिया, यानी कि एक आपके पास बिजनेस मिशन स्टेटमेंट है, एक बिजनेस प्रोपोजिशन है, लेकिन यूजर जो भी प्रॉम्प्ट लिखे उसके साथ वो हमेशा हम चाहते हैं कि क्लाउड के पास जाए। ठीक है। कॉन्टेक्स्ट ऐड करने के लिए तो हम ये वाला हुक यूज करवा सकते हैं। ठीक है। सेशन स्टार्ट हुआ, तब हम चाहते हैं कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स लेट से लोड हो जाए, तब हम सेशन स्टार्ट वाला इवेंट यूज करवा सकते हैं। और सेशन एंड हो रहा है तो हम चाहते हैं कि कोई लॉग वगैरह सेव हो जाए, क्लीन अप हो जाए, या जो कॉन्टेक्स्ट है सारा उसको समराइज करके किसी जो है ना सेशन डॉट एमडी फाइल में स्टोर कर दे। ये सारी चीजें हम सेशन एंड हुक के साथ करवा सकते हैं। ठीक है। तो ये कैसे फायर होते हैं बता दिया। अच्छा, इसमें ना दो ये चीजें हैं कि एग्जिट कोड क्या आता है। अगर जीरो कोड आता है इसका मतलब है कि सक्सेस हुक हमारा कंप्लीट हो गया, और अगर टू आता है दैट मीन्स कि किसी वजह से एक्शन ब्लॉक हो गया हमारा। ठीक है। तो कॉन्फ़िगर कैसे करना है, बैक स्लैश हुक के साथ हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है। हमें सारी जो हुक्स हैं हमें पता चल जाएंगी। वैसे क्लाउड में सेटिंग्स डॉट जेसन के अंदर ये पड़ी होती है, ये इसका फॉर्मेट होता है। ठीक है। इसके अंदर मैचर होता है, और इसके अंदर जो है ना वो इवेंट नेम होता है। इवेंट नेम वही है कि प्री टूल यूज है, पोस्ट टूल यूज है, कब आप कौन सा इवेंट है जिसको आपने ये करवाना है। और मैचर ये है कि कौन सा टूल है जिसपे ये करवाना है। अगर आप मैचर को कुछ नहीं लिखोगे तो वो सब समझ लेगा कि सारे टूल्स पे मैंने करवाना है। और अगर आपने लिख दिया बैश राइट एडिट रीड, तो वो उस पे ही करवाएगा। ठीक है। इन्होंने नीचे लिख दिया बैश का मतलब है सिर्फ बैश टूल, राइट एडिट है जी राइट और एडिट, नोटबुक का मतलब है नोटबुक टूल्स। अगर कुछ भी नहीं लिखा तो ऑल टूल्स पे चल जाएगा। ठीक है। फर्स्ट हुक वगैरह अपनी बनाए। ठीक है। ये उसने एग्जांपल्स दी हुई हैं कैसे अंडर बैक स्लैश हुक करके प्री टूल यूज में बैश में ये वाली कमांड डालें, और फिर उसको टेस्ट करके देखें क्या होता है। ठीक है। रियल एग्जांपल्स भी उसने दे दी है सारी। एनिमली कॉन्सेप्ट आपको मिल गया। ठीक है। प्री टूल यूज का भी कॉन्सेप्ट मिल गया, पोस्ट टूल यूज का भी उसने ना ये करके एग्जांपल दी हुई है सबकी। अच्छा, हुक के अंदर क्या होता है बकायदा, हुक खुद जो है ना एक जेसन फाइल होती है। ठीक है। उसमें सेशन आईडी जा रहा होता है, हुक इवेंट नेम जा रहा होता है, टूल इवेंट कमांड जा रही होती है। तो वैसे एक जेसन फाइल होती है, लेकिन जो कॉन्फ़िगर करना है ना वो सेटिंग्स डॉट जेसन में इस तरह करके होता है। ठीक है। और आउटपुट फॉर्मेट उसका क्या होता है, जो बकायदा काम करना था वो हो के बाकी एग्जिट कोड होता है। एग्जिट कोड 0 और 2 मैंने आपको बता दिया। 2 का मतलब है ब्लॉक्ड, कि किसी वजह से काम नहीं हुआ, और 0 का मतलब है कि एक सक्सेसफुल हो गया। मल्टीपल हुक्स को भी हम कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि बैश के लिए मैंने जो है ना पहले प्री टूल यूज बनाई, और प्री टूल यूज ही है उसमें बैश के लिए मैंने कुछ और कमांड यूज करवाई, और राइट एडिट के लिए मैंने कुछ और कमांड यूज करवाई। ठीक है। और एक मिनट। ठीक है। एक हुक्स कहाँ पे होती है, डॉट क्लॉड के अंदर ही एक स्लैश में सेटिंग्स डॉट जेसन पड़ी पड़ी है, उसके अंदर हुक कॉन्फ़िगर होती है। ठीक है। और हुक में करना क्या है, जो स्क्रिप्ट देनी है, जो करना है वो हुक्स की आपकी एक अलग फोल्डर होता है डायरेक्टरी, उसके अंदर कॉमन डॉट एस एच सेशन इन्फो डॉट एस एच, ये वो स्क्रिप्ट हैं जो आपने रन करवानी है। लेट से आपने कहा प्री टूल यूज में सेशन डॉट इन्फो होना चाहिए, तो प्री टूल यूज में कैसे होना चाहिए, प्री टूल यूज को कहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है, सेटिंग्स डॉट जेसन में करना है। लेकिन होना क्या चाहिए, सेटिंग सेशन इन्फो डॉट एस एच होनी चाहिए, तो स्क्रिप्ट यहाँ पे पड़ी होनी चाहिए। ठीक है। और ये खत्म हो गया आपका हुक्स का कॉन्सेप्ट। आगे आ जाता है जी प्लगइन्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है। प्लगइन्स के बारे में ना इसके क्विज में बहुत सवाल हैं, बड़े कॉम्प्लेक्स से सवाल हैं। प्लगइन्स भी तो इन्होंने लिखा नहीं हुआ, लेकिन क्विज में फजूल किस्म के मल्टीपल क्वेश्चन जो है ना मुश्किल से पूछे हुए हैं कि अगर प्लगइन में ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया। प्लगइन्स जनरली क्या है कि ये जो सारी चीजें हमने अभी तक देखी है ना, हुक्स, एमसीपी, स्किल, सब एजेंट्स, एजेंट्स, क्लॉड डॉट एमडी, क्लॉड एमडी तो नहीं, ये सारी चीजें अगर बनी बनाई एक पैकेज आपको मिल जाए, किसी ने बनाया हो फ्रंट एंड, लेट से कोई प्रोग्राम बनाने के लिए, कि उसमें फ्रंट एंड डेवलपर बैक एंड डेवलपर के हमारे पास जो है ना एजेंट्स भी हैं, कोड डीबग करने के एजेंट भी है, हर एजेंट के पास अपनी अपनी स्किल्स भी हैं। ठीक है। लेट से उसको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने के लिए कॉन्टेक्ट 7 का एमसीपी भी लगाया हुआ है। ठीक है। और उसके अंदर हुक्स भी लगाई हुई हैं कि इवेंट खत्म हो जाए, जब सेशन खत्म हो तो लॉक कर ले। ये सारी चीजें अगर आपने एक जगह पे कंपाइल कर ली ना, और तो आप उसको कहते हैं यार ये प्लगइन है। तो ये प्लगइन्स हमारे पास एंथ्रोपी की तरफ से ऑफिशियल भी पड़े हुए हैं, हम डायरेक्टली प्लगइन भी लगा सकते हैं। उसमें स्किल है, कमांड्स हैं, एजेंट्स हैं, हुक्स हैं, एमसीपी सर्वर्स ऑलरेडी पड़े होते हैं। क्यों यूज करना जरूरी है, बेसिकली वो काम हम क्यों करें जो ऑलरेडी किसी ने कर दिया है, हम उसके ऊपर बिल्ड करेंगे। तो इसलिए मैं तो हमेशा प्रेफर करूंगा कि बनी बनाई चीज मिले तो उसको यूज किया जाए। ठीक है। और कहते हैं कि अगर आपको लेट से गिटहब का सर्व एमसीपी मिला, फिर उसने कॉन्फ़िगर किया, फिर आपने स्किल बनाई, फिर आपने हुक बनाई, फिर सब कुछ टेस्ट किया, इससे बेहतर आप प्लगइन को यूज कर लो। ठीक है। गिटहब का जो कनेक्ट करने वाला प्लगइन है। ठीक है। प्लगइन्स मार्केट प्लेस है, प्लगइन मार्केट प्लेस में हमारे पास सारी आ जाती हैं, टाइपस्क्रिप्ट, पाइथन, रस्ट एनालाइजर, इसकी एलएसपी की प्लगइन्स हैं। फिर एक्सेलेंट इंटीग्रेशन में गिटहब स्टैक है, डेवलपमेंट में कमिट कमांड्स, पीआर रिव्यू टूल किट, ये सारे प्लगइन्स हैं। ठीक है। कहता है जी
ट्राई करना है तो आपने प्लगइन इंस्टॉल और ये कमिट कमांड वाला प्लगइन डाउनलोड करके देख लें, उसको यूज करके देख लें। तो बेसिकली कमिट कमांड का प्लगइन ये होता है कि हमारे गिटहब के साथ कनेक्ट होके जो भी हम चीज इसमें करवा के जब हम ये करेंगे ना कमिट कमांड्स से जाके कमिट, तो फिर ये कमिट हो जाएगा। बेसिकली कमिट कमांड्स का एजेंट ही है, ये कमिट कमांड्स का एक एजेंट ही बनाता है और उसके पीछे उसकी पूरी स्किल्स बनाता है कि यार कैसे आपने जो है ना, मतलब बनाता नहीं, बनी बनाई है, हम उसको यूज करते हैं। ऑफिशियल मार्केट प्लेस में इन कैटेगरीज की ये सारे प्लगइन्स पड़े हुए हैं, ये आपने देख लेना है। ठीक है। और कोड इंटेलिजेंस के प्लगइन्स भी पड़े हुए हैं, जैसे टाइप स्क्रिप्ट, पाइथन, और ये कि इसके अंदर अंदर बकायदा कोई बहुत ही इसके अंदर डिटेल का कोई कोड है तो वो प्लगइन्स अगर पड़े होंगे तो देख लेगा इसके लिए। लेकिन आपको ना ये बाइनरीज को डाउनलोड, को सर्वर्स जो है ना वो आपके सिस्टम पे आपको चलाने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये इसमें चीज़ थी, ये मैंने लिखी हुई है। और इंस्टॉलेशन स्कोप्स यूजर स्कोप में कर सकते हैं, जो कि मतलब ग्लोबल स्कोप है, प्रोजेक्ट स्कोप में कर सकते हैं, या लोकल स्कोप में कर सकते हैं, जैसे ही आपको, जैसे हम बाकी चीज़ें भी सारी कर सकते हैं। ठीक है। और हम इसको डिसेबल भी कर सकते हैं, इनेबल भी कर सकते हैं, और कंप्लीटली अगर हटाना हो तो अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं प्लगइन्स को। ठीक है। और हम अपना प्लगइन जो है ना वो बना के मार्केट प्लेस पे भी डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में भी इन्होंने जो है ना वो डिटेल दी हुई है कि आप कैसे उसको बना सकते हैं। अभी ये है जी, कब यूज करने चाहिए और कब बिल्ड करना चाहिए कस्टम, तो उसके बारे में आपको डिटेल बता दिया। अपना प्लगइन अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है ना तो उसका एक इस तरह का फॉर्मेट है। माय प्लगइन का आप एक फाइल बनाएंगे, उसके अंदर डॉट क्लॉड प्लगइन की आपके एक फोल्डर होगा, उसके अंदर प्लगइन डॉट जेसन बनेगा, जिसको कहते हैं प्लगइन का मैनिफेस्ट। ठीक है, उसका ये एक इस तरह का सिंटेक्स है, उसमें आप अपना नाम लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, वर्जन लिखेंगे, ऑथर का नेम लिखेंगे, प्लगइन का नाम लिखेंगे, स्किल नाम लिखेंगे, सॉरी, और एंड पे अपना नाम भी लिखेंगे। ठीक है, ये आपका प्लगइन मैनिफेस्ट हर दफा बनेगा, ये हर बंदा देखेगा। ठीक है, और यही हम भी जब किसी मार्केट प्लेस से प्लगइन डाउनलोड करेंगे तो हम मैनिफेस्ट देख के कर सकते हैं, देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं, और एक मैनिफेस्ट में मल्टीपल स्किल्स और सारी चीजें भी कॉन्फ़िगर हो सकती है। ठीक है, और वर्जन अगर अपडेट हुआ, वर्जन भी अपडेट हो सकता है, तो ये मैनिफेस्ट बनेगा। बाकी जो स्किल्स हैं, एजेंट्स हैं, हुक्स हैं, एमसीपीज हैं, वो अलग अलग अपने अपने फोल्डर में बनेंगे सारे। ठीक है, और एंड पे आप रीडमी भी एक डालेंगे कि यार ये मैंने ये प्लगइन बनाया भाई, ये आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, और ये अब वो बनवा रहे हैं हमसे प्लगइन, और इसको हम जो है ना मार्केट प्लेस पे रख भी सकते हैं। और अगर इस फॉर्मेट पे रखेंगे ना, तो जिस तरह हम गिटहब से किसी भी प्लगइन को अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं ना, इसी तरह ही हमारे प्लगइन को कोई भी यूज कर सकता है। ठीक है, बेसिकली सिंटेक्स इसलिए मैटर कर रहा होता है। हम अपनी मार्केट प्लेस भी बना सकते हैं जिसमें मल्टीपल हमने प्लगइन्स डाले हों। ठीक है, मार्केट प्लेस जो जेसन के नाम से वो होगी, उसके अंदर ये मल्टीपल प्लगइन्स होंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली कोई फिर ही हमारे मार्केट प्लेस से कर सकता है ना, वो अपनी उसमें लिखेगा प्लगइन मार्केट प्लेस, यहाँ पे हमारा नाम लिखेगा, यहाँ पे हमारी रेपो लिखेगा, तो जो हमारी ये मार्केट प्लेस में मल्टीपल प्लगइन्स हो गए ना, ये सारे उसके सिस्टम में जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो लिखा हुआ है। ये कंसेप्ट है जी प्लगइन्स का। रैल्फ विगम लूप का कंसेप्ट ये है कि जो अब ऑलरेडी हमारे पास चल ही रहा है, ये कि आइट्रेशन जो है ना वो चलती रहे, और जब तक हमारा काम कंप्लीट नहीं होता तब तक क्लॉड रुके ना। और ये कैसे हो सकता है कि जब भी क्लॉड रुके, लेट से उसको कहा था कि यार 32 प्रॉब्लम्स हैं, 47 प्रॉब्लम्स हैं, उसने उसमें से कुछ सॉल्व कर ली, बाकी इतनी रह गई, और ये कह के रुक गया कि इतनी रह गई। हम हम चाहते हैं ना रुके, चलता रहे चलता रहे चलता रहे। तो जब भी वो रुकेगा ना, तब वहां पे उसको एक स्टॉप हुक के अंदर हमने ये दिया होगा कि दोबारा से जो ऊपर प्रॉम्प्ट दिया हुआ था ना वो दोबारा री इंजेक्ट हो जाए। तो वो दोबारा री इंजेक्ट हो जाएगा। प्रॉम्प्ट ये था कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो वो देखेगा यार अभी तो 32 रहती है, फिर वो दोबारा शुरू हो जाएगा। फिर लेट से 18 रहती है तो फिर स्टॉप हुक लग जाएगी। और अल्टीमेटली प्रॉब्लम में हमने ये भी लिखा होगा, स्टॉप में भी ये लिखा होगा कि अगर बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ना रहे, यानी सारा काम हो जाए, तब हमें कोई सक्सेस क्राइटेरिया भी हमने लिखा होगा, उसको हमने कंप्लीशन टोकन भी दिया होगा कि तब ये चीज आउटपुट करो। तो तब क्लोड ये नहीं कहेगा कि जीरो प्रॉब्लम रह गई, तब वो कहेगा जीरो प्रॉब्लम रह गई है, और वो जो टोक हमने दिया होगा ना कंप्लीशन टोकन, वो भी हमें देगा। तो फिर उसकी बेसिस पर स्टॉप हुक में ये कन्फिगर होगा कि अगर कंप्लीशन टोकन आ जाए या अगर मैक्स आइट्रेशन आ जाए तो फिर रुक जाए, वरना दोबारा प्रॉम्प्ट रिजेक्ट हो जाए। तो उसकी बेसिस पर जो है ना वो हमारी हुक काम करेगी। और मैक्स आइट्रेशन क्या है, हम मैक्स आइट्रेशन भी कन्फिगर कर सकते हैं। उसकी रीजन ये है कि जैसे जैसे हमारे पास उस तरह काम होते हैं ना कि हमने पूरा पूरा फ्रेमवर्क अपग्रेड कराना है, React V16 से React V19 में लेकर जाना है, तो उसके लिए या नेक्स्ट ईयर को 14 से 15, तो उसके लिए ना बहुत ज्यादा बेसिकली काम करना पड़ता है क्लोड को। और ये जो है ना फटीक, आइट्रेशन फटीक का शिकार हो जाता है। तो इस वजह से उसमें हम ये करवाते हैं, और उसमें कोई मतलब कि 15-20 की बजाय 15-50 आइट्रेशन तक जाती हैं। ठीक है, ये इन्होंने लिखा हुआ है। सिंपल बग फीस में लो जाती है, 5 से 10 तक जाती है। फीचर डेवलपमेंट में 30 से 60 मिनट तक चलता है, और 5 से 10 आइट्रेशन जाती हैं। फ्रेमवर्क अपग्रेड में 15 से 50 तक जाती हैं। तो तब हमें ये वर्थ इट है कि हम रैश बिगम को, अच्छा रैश बिगम का अगर आपको आप जानना चाहें कि ये क्या है, अच्छा नीचे आ ही गया। बेसिकली ये सिम्पसन्स एक कार्टून होते हैं, उसमें रैल्फ बिगम एक कैरेक्टर है। ठीक है,
तो वो बंदा जो है ना, वो जो कार्टून है वो इसी तरह का ही है कि वो थोड़ा सा ना दिमागी तौर पे हिला हुआ है, और मतलब कि वो इस तरह का उसने दिखाया हुआ है, तो उस पे उन्होंने ये मजाक के तौर पे इसको नाम इस लूप को दिया हुआ है कि दिमागी तौर पे हिला हुआ ये लूप है, कि बस जब तक काम नहीं होगा तब तक ये चलता रहे, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्यामत आ जाए चाहे। ठीक है, तो इस वजह से इसका नाम उन्होंने ये रैल्फ विगम रखा हुआ। तो अच्छा, अब इसमें ये है कि कैसे काम करता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि फ्लो उसका कैसे चाहे, स्टॉप हुक लगी होती है, कंप्लीशन प्रॉमिस होता है, ठीक है, मैच इटरेशंस होती हैं, और एक प्रॉम्प्ट होता है कि यार ये तब तक करते रहो जब तक आपने करते रहना है। ठीक है, और स्टॉप हुक कैसे काम करती है, डेफिनेटली हमने हुक्स पहले ही पढ़ लिया है। ये पूरा उसने फ्लो लिखा है कि यूजर ये देता है, लेट्स उसने क्लॉड ने कह दिया, जवाब दे दिया, फिर क्लॉड ने कहा कि 5 फाइलें मैंने कर दी हैं, 32 रह गई हैं, स्टॉप हुक ने इंटरसेप्ट किया, उसने कहा कि यार तुम्हें नजर आ रहा है जीरो प्रॉब्लम्स नहीं आ रहा, तो फिर इसका मतलब दोबारा शुरू करो। करते करते जब अल्टीमेटली जीरो प्रॉब्लम्स आ गए ना, उसने कहा हाँ यार अब जीरो प्रॉब्लम नजर आ रहा है, तो फिर सेशन स्टॉप हुआ। तो इस तरह करके हमारा रैंप बिगिन लूप चल रहा होता है। अब हमें इसकी जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि अब इन्होंने जो जनरल क्लाउड के मॉडल्स हैं, अपडेट्स हैं, उसमें ये ऑलरेडी कन्फिगर्ड है कि तब तक क्लाउड वाकई नहीं रुकता जब तक वो काम कंप्लीट ना हो जाए। लेकिन इतना बड़ा काम मैंने अभी तक नहीं करके देखा कि यार मैं पूरा फ्रेमवर्क ही उसको अपडेट करवा रहा हूँ। एक आप कह लें कि सिंटेक्स या एक फ्रेमवर्क दूसरे फ्रेमवर्क में जा रहा हूँ, तो हो सकता है तब करता हुआ मसले इस तरह के। तो ठीक है, और इसमें एक चीज ये भी आपने देखी कि कंप्लीशन प्रॉमिस जो आपने एक दफा लूप शुरू होने से पहले दे दिया ना, उसको आप अपडेट नहीं कर सकते। तो इसलिए आपने वो चीज उसको जो है ना शुरू में सही देना है। हाँ, आप ये है कि बीच में लूप की इटरेशन लेट से 15 मैक्स दी हुई थी, 10 पे आप उसको रोक सकते हो इटरेशन को, लेकिन ये नहीं आप दे सकते कि कंप्लीशन प्रॉमिस 10 के बाद आपको कि इसकी बजाय आप ये कर दो, नहीं, वो 15 के बाद ही अब होगा। यहाँ रोक दिया आपने सारा लूप, फिर आपने नया आइट्रेशन दिया, नया कंप्लीशन प्रॉमिस दिया, तो नई आइट्रेशन चलेंगी। ठीक है, इंस्टॉल कैसे करना है, मार्केट प्लेस से आप इंस्टॉल कर सकते हो, ये प्लगइन है। ठीक है, और प्लगइन से सारी चीजें आ जाएंगी। प्लगइन का हमने पहले कॉन्सेप्ट देखा है। यूज केसेस गुड कौन से होंगे जिसमें हमने फ्रेमवर्क ही पूरे अपडेट करने हैं। ठीक है, इसकी उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं इधर नीचे, हैंड्स ऑन करवाया हुआ है कि यार आप कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हो, कैसे सारी चीजें कर सकते हो, तो कंसेप्ट आपको बताना चाहिए। ठीक है, सेफ्टी गार्ड रेल्स में हमारे पास मैक्स हाइड्रेशन ही सेफ्टी गार्ड रेल है। ठीक है, और इन्होंने कॉस्ट भी बताई है, लेट से 50 से 80 हाइड्रेशन हो तो 80 से 50 $150 की हमारी कॉस्ट भी निकल सकती है, अगर हमें ये अलाउ करती है हमारी वट एवर प्रोजेक्ट अलाउ करता है, बजट अलाउ करता है, फिर ही हम इस तरह का स्टेप लेते हैं। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस बता दी है कि आप हमेशा सेफ्टी वगैरह जरूर रखें इसमें, और कैंसिल वेल्फ आप कर सकते हैं, बीच में इंटरव्यू कर सकते हैं। बस ये कॉमन क्वेश्चंस पढ़ लेना, ये सारे बता दिए। अब इसके बाद आ जाता है जी जो बेसिकली हमारे पास बोरिस चर्नी है, जिसने क्लाउड कोड का जो हेड है एंथ्रोपिक में, उसने जो क्लाउड कोड बनाया उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, तो इसमें बस वो बताए हुए हैं। सबसे बेस्ट प्रैक्टिस की क्या है, वो कहता है कि भाई पैरेलल सेशन चलाओ, सबसे पहले ये। ठीक है, उसके कोई 15 से 20 कहता है कि मैंने डिफरेंट आइसोलेटेड विंडोज चलाई होती है। ठीक है, कहता है दूसरी प्रैक्टिस क्या है, क्लाउड रिव्यूज क्लाउड। ठीक है, इसको हम ना नीचे से सबसे एंड पे जो उसकी वो है ना, टेबल में उसने वो दिया होगा समरी करके। यस, ये। तो वो कह रहा है कि भाई कॉन्टेक्स्ट विंडो। अच्छा, सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसमें यही है कि जो सारी बेस्ट प्रैक्टिस है ना, ये इसी सबसे बड़ी चीज पे रिवॉल्व कर रही है कि हमने कॉन्टेक्स्ट को ऑप्टिमाइज करवाना है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये। फिर वो कहते हैं पैरेलल सेशंस चलाओ 3 से 5। ठीक है, तो हमें कह रहे हैं कि हमें सेशंस पैरेलल चलाने चाहिए। वर्क स्पेस शॉर्टकट्स की वो बात करता है। ठीक है, कि अगर हम जो है ना वो डिफरेंट वर्क स्ट्रीम्स वगैरह बना लें, वर्क ट्रीज वगैरह बनाए, वर्क ट्रीज को हम आगे देखेंगे, उसके जरिए से हम काम करें। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि क्लॉड रिव्यूज क्लॉड, कि हमें यही करवाना है कि क्लॉड ही हमारा कॉन्टेक्स्ट देख लेना। बेसिकली एक सेशन पे हमने कहा कि प्लान करो, दूसरे सेशन में हमने वो जो प्लान किया था ना उसको दिया, और उससे क्रिटिसाइज करवाया कि यार ये बताओ ये ठीक किया या इसने नहीं किया। फिर उसका जो रिजल्ट था ना वो पहले सेशन को दोबारा ला के दिया। तो उससे ये होता है कि जो दूसरा सेशन था ना उसमें बिल्कुल फ्रेश कॉन्टेक्स्ट था, तो क्लॉड ने ही क्लॉड को रिव्यू किया, तो वो बहुत अच्छा काम करता है। ये बेस्ट प्रैक्टिस है। प्लान मोड हमेशा हमें पहले यूज करना चाहिए। अगर स्टक हो जाए तो हमें रीप्लान पहले करवाना चाहिए, मतलब अगर 2 से 3 दफा हमारे पास कोई एक काम सही नहीं वो दे रहा ना, तो सारा कुछ छोड़ के प्लान दोबारा करवाएं। बोरिस कहता है कि ये करवाना जरूरी, इस तरह करवा ले तो ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, क्लॉड और एमडी को हर दफा जब काम करें तो उसे कि इसको अपडेट कर दो, ताकि जब भी अगली दफा क्लॉड चले तो वे दोबारा गलती रिपीट ना करें। ठीक है, टास्क नोट्स को मेंटेन करना चाहिए, और क्लॉड और एमडी से डायरेक्ट करवाना चाहिए। सेशन एंड रिव्यू के जब भी सेशन एंड हो रहा हो तो उससे कहें कि यार एक इंसाइट्स कैप्चर करें। ठीक है, उसको एक इंसाइट्स डॉट एमडी में करें और कॉन्टेक्स्ट को क्लियर कर दें। ठीक है, स्किल्स को जो है हमें ऐसी बनानी चाहिए जो कि पोर्टेबल हो, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में जा सके। ठीक है, और स्किल्स के अंदर जो है ना वो कम्युनिकेशंस या डॉक्स वगैरह
कॉन्टेक्स्ट उसके अंदर हो, स्किल्स ऐसी बनाई हो कि जो मल्टीपल बेसिकली सिस्टम से मल्टीपल एमसीपी से कनेक्ट करके हमारे पास कॉन्टेक्स्ट दे रही हो। सब एजेंट्स पे काम करना चाहिए, ठीक है। और अपेंड टू थ्रो मोर कंप्यूटर प्रॉब्लम्स, ठीक है, हाँ वही सब एजेंट्स से काम करना चाहिए। क्लॉड को हमें प्रॉब्लम देनी चाहिए, सोल्यूशन नहीं देना चाहिए, ये भी उसने लिखा। उसने कहा कभी कभी हम उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि ऐसे हो सकता है, तो कहते हैं इससे उसका कॉन्टेक्स्ट खराब हो जाता है। आप उसे सिर्फ प्रॉब्लम दो, हो सकता है कि उसके पास मल्टीपल वेज हो, आपसे बहुत अच्छे है, वो उसको उस तरह से करेगा, ठीक है। और कहते हैं कि उससे चैलेंजिंग प्रॉम्प्ट्स देने, यानी उसे जो कहना है कि ग्रिल मी, यानी कि चैलेंज करो ये चीज को जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। या जो मैंने प्लान आपको दिया है दूसरे सिस्टम को, अगर आपने कहना ना कि प्लान को देखे, तो आप उसे कहना है कि इस प्लान में अंदर लूप होल्स फाइंड करके दिखाओ, यानी चैलेंज वाला प्रॉम्प्ट देना है, तो फिर हमारा सही काम करता है। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि इस तरह का एक सोल्यूशन प्रॉम्प्ट भी आप बना सकते हैं कि यार जब सब कुछ हमने एक दफा बना लिया, तब उसे कहने के अब नोइंग एवरीथिंग दैट यू नो नाउ, सब चीजों को खत्म करो और दोबारा से बनाओ, तो फिर वो बहुत अच्छा बना के देगा। ये भी एक बेस्ट प्रैक्टिस में आता है, ठीक है। वेरिफिकेशन लूप्स आपको डालने चाहिए। लर्निंग, अगर आप ऐसे भी कर सकते हो कि क्लॉड से लर्निंग वाला आउटपुट लो कि यार मुझे भी बताओ कि क्या कर रहे हो, तो उससे भी चीज़ें बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती हैं, ठीक है। HTML के जरिए से आप कह सकते हो जो आप काम कर रहे हो उसको HTML में जाके HTML उसकी कन्फिग्रेशन बना के मुझे दिखाओ, तो वहां से आप अनफेमिलियर मटेरियल को भी देख सकते हो, ठीक है। एस्की डायग्राम्स बना सकते हो। और वॉइस डिक्टेशन से कहते हैं तीन तीन टाइम्स आप ज्यादा बोलते हो और लिखने से तीन टाइम ज्यादा बोलते हो, तो आप वॉइस वाले प्रॉम्प्ट से दे सकते हो, ठीक है। और आपका कितना कॉन्टेक्स्ट रह गया एंड पे, उसके लिए आप स्टेटस लाइन वाली एक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हो, ठीक है। और कोई डेटा सोर्सेज थ्रू नेचुरल लैंग्वेज, हाँ ये तो जनरल बात ही थी, ठीक है। और हुक्स लगा सकते हो डेफिनेटली। और परमिशंस को शुरू में कॉन्फ़िगर कर सकते हो, प्री अलाउ सेफ ऑपरेशंस, कि यार एडिट कर दो सारी चीजें, रहते दिन को बार बार आपसे पूछे। और जब आपका एक टास्क खत्म हो गया, कॉन्टेक्स्ट को क्लियर करना अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है। और अगर कोई आपने बड़ा काम कराया और वो खराब हो गया, तो एक रिवाइंड वाला फीचर यूज करना भी इज वेरी गुड प्रैक्टिस, कि आप रिवाइंड करके वापस चले जाओ, यार कोई बात नहीं कि काम खराब हो गया, तो रहते दिन के उसके ऊपर दोबारा बिल्ड करने की कोशिश करो। फिर वो कहता है कि इस सब के बावजूद ना 10 से 20% सेशन जो है ना वो खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो कहते हैं उसको अबैंडन कर दो, कोई बात नहीं, वो फेल हो जाते हैं, फिर दोबारा से शुरू कर लो, जरूरी नहीं कि उसी के ऊपर बिल्ड करते रहना है। और वो कह रहा है कि अपनी मॉडल जो है ना, वो मैंने 4.5 को मैंने चूज किया हुआ है, ठीक है। तो वो बेस्ट प्रैक्टिस अभी तक चल रहा है, ठीक है। ये डायरेक्टली हमने समरी पढ़ ली है इसकी, ये क्रिएटर्स की बेस्ट प्रैक्टिसेस है। बाकी प्लगइन के आगे एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, ये हम नहीं देखेंगे। इसके बाद एजेंट टीम्स का कॉन्सेप्ट है। एजेंट टीम्स का कॉन्सेप्ट यही है जो हमने सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा है सब एजेंट्स का, लेकिन सिर्फ इसमें डिफरेंस ये है कि वो जो सब एजेंट्स है ना वो आपस में भी बात कर सकते हैं, और फिर मिल के डेलीगेशन करके वो जो है ना वो आपका जो लीड एजेंट होगा ना, जो कि हमारे नजर में क्लोड कोड था, फिर उसको दे आउटपुट देंगे, ठीक है। यानी कि इंटर कम्युनिकेशन भी हो गई है, सब एजेंट्स में इंटर कम्युनिकेशन नहीं होती, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा आप एग्जांपल ये देख लो कि मैंने एक सब एजेंट बनाया है कि वो फाइनेंशियल डाटा एक्सट्रैक्ट करके एक डॉक्यूमेंट में लिखे, दूसरा सब एजेंट बनाया है कि वो मार्केट रिसर्च करके बताए कि ये स्टॉक जो है ना लेट्स से उसकी प्राइस क्या है, वो सारा कुछ। अब दोनों एक ही डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, तो वो हाई चांस ये है कि जिसका पहले काम हो जाएगा दूसरा उसका काम ओवरराइड कर देगा, क्योंकि ये सब एजेंट्स काम कर रहे हैं, उसको नहीं पता कि वो भी इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एजेंट टीम्स का ये फायदा है कि उससे आपस में भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। और इवन इसमें जो एजेंट टीम एक्सरसाइज में आप देखेंगे ना, तो ये आपस में एक दूसरे को चैलेंज भी कर रहे होते हैं कि हम अगर प्रॉम्प्ट ऐसा दें कि आपस में चैलेंज करके काम करो, तो आपस में डिबेट करके भी बेस्ट सोल्यूशन निकाल रहे होते हैं, ठीक है। इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें सिर्फ ये करना पड़ता है, तो सेटिंग्स में जाके, और ये एक्सपेरिमेंटल है, और इसको करने के दो टर्मिनल्स हैं हमारे पास, टीमक्स वाला है और दो मोड हैं बेसिकली। इन प्रोसेस वाला मोड है, ठीक है, उसमें हम मल्टीपल एजेंट्स काम करेंगे तो हमें शिफ्ट अप या डाउन से करना पड़ता है। टीम एक्स वाला है उसमें तो डिफरेंट हमारे पास आप कह लें स्प्लिट प्लेन्स ही बन जाते हैं, स्प्लिट प्लेन्स बन जाते हैं, ठीक है। तो इसमें यही चीज़ देखने वाली, बाकी काम सारा वही हो रहा है जो कि सब एजेंट्स में हो रहा है, ठीक है। और ये कब यूज करनी चाहिए सब एजेंट्स और एजेंट टीम्स, ये भी आप पढ़ लेना, ठीक है। कॉस्ट इसमें ज़्यादा लगती है, सबसे ज़्यादा कॉस्ट लगती है इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें मल्टीपल काम करें। इसमें डेलीगेट मोड हम यूज़ कर सकते हैं। डेलीगेट मोड हम ये इसलिए यूज़ कर सकते हैं कि जो हमारा टीम लीड है ना, हम चाहते हैं कि वो कुछ खुद एनालिसिस ना करे, वो डेलीगेट करे सिर्फ, तो कभी कभी वो भी करने लग जाता है क्योंकि ये बेटा टेस्टिंग में अभी, तो इसलिए हम डेलीगेट मोड बकायदा करके उसको कहें तो फिर, क्योंकि और इसमें ये होता है कि जो डेलीगेट करने वाला एजेंट है ना, जो टीम लीड है, उसको सबसे ओपस वाला, मुश्किल वाला, हाई वाला आप मॉडल दें जो ज्यादा कॉस्ट करता है, और बाकियों को हाईकू दे दें, तो उससे आपकी कॉस्ट थोड़ी बच सकती है, ठीक है। इन्होंने इस तरह की बात की हुई है।
सही है। अच्छा, इसमें डिपेंडेंसीज भी होती हैं। इसमें ये होता है कि हम जो है ना वो मल्टी जब प्रॉम्प्ट देते हैं ना उसमें बताते हैं कि लेट से ये, अब मैंने जो आपको फाइनेंशियल वाली एग्जांपल दी थी कि फाइनेंशियल एजेंट जब तक डाटा नहीं लेकर आएगा तब तक मार्केट एनालिसिस वाला एजेंट उसमें एनालिसिस ना करे। तो मार्केट एनालिसिस वाली एजेंट डिपेंडेंट है फाइनेंशियल एजेंट पे। ठीक है। तो जब उसमें ये टीम्स का पीछे सारा उसका लॉजिक भी जो उन्होंने बनाया हुआ है ना, जो एजेंट कॉन्फ़िगर किया होता है ये, तो यहाँ पे एक ब्लॉक का भी होता है, वो भी मैं चेक करता हूँ तो आपको बताता हूँ। तो वहां पे भी लिखा होता है ब्लॉक्ड बाय और समथिंग। ठीक है। तो उससे भी आपको पता चलता है। मेरे ख्याल से वर्क ट्रीज में भी होता है। वर्क ट्रीज में भी ये चीज होती है कि इसमें डिपेंडेंसी भी आ जाती है। सही है। बाकी हुक्स वगैरह को इसमें हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है। और कब कब गलत हो जाता है, लीड भी इंप्लीमेंट काम करने लग जाए, सेम फाइल को एडिट कर रहे हो, कॉन्टेक्स्ट लूज हो जाए, तो इस तरह से इस वजह से ये कभी कभी मसले भी करता है। तो एजेंट टीम्स का तो सिंपल यही कॉन्सेप्ट है। आगे वर्क ट्रीज आ गया। वर्क ट्रीज में ये है कि वर्क ट्रीज गिट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। गिटहब का ये भी क्लाउड में ही है फीचर, ये किसी और में नहीं है। बेसिकली ये है कि मल्टीपल अगर एजेंट्स ने, अच्छा जो फाइल वाला काम था ना वो भी पैरेलल, सॉरी, एजेंट टीम्स अभी भी इसको नहीं इनकॉर्पोरेट करती, वो वर्क ट्री से ही हो सकता है। बेसिकली एजेंट टीम सिर्फ यही करती है कि सब एजेंट्स आपस में मिलकर कोई काम कर रहे हैं और सब एजेंट्स जो है वो आइसोलेटेड काम कर रहे होते हैं। और वर्क ट्रीज ये है कि अगर हमने किसी एक कोड बेस की एक फाइल में ही काम करना है या एक ही ब्रांच में काम करना है तो हम उसकी रेपो काइंड ऑफ लाइक क्लोन कर लेते हैं, अपनी अपनी वर्क ट्रीज बन जाते हैं। ठीक है। और उसके ऊपर वो एजेंट काम कर, उसके ऊपर वो एजेंट काम कर रहा है, फिर उसके बाद वो वापस आती है कुछ, पता नहीं पॉलिटिकल या कौन सी पीआर आती है, तो उसकी बेसिस पर जो है ना वो कमिट करने, बेसिकली जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको रिजॉल्व करके हम कमिट कर सकते हैं। ठीक है। वर्क ट्रीज का ये कॉन्सेप्ट है। और वर्क ट्रीज जो है ना वो कौन सी ब्रांच पे बनते हैं, प्रोडक्ट प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर डॉट प्लॉट के अंदर वर्क ट्रीज का एक फाइल बन जाती है, उसके अंदर वर्क ट्रीज बन रहे होते हैं। ठीक है। उनके उसके नाम के साथ ही बन रहे होते हैं। सही है। ये आपको एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि कहाँ बन रहे होते हैं, उनका नाम क्या होता है। अगर आप कोई नाम नहीं देंगे ना वर्क ट्रीज का, बनाने का यही है कि ये कमांड है क्लॉड वर्क ट्रीज और आगे आप नाम देख सकते हैं। अगर आप नाम नहीं देंगे ना तो अपनी तरफ से कोई नाम दे देगा, जैसे कि वो ब्राइट रनिंग फॉक्स या समथिंग लाइक दैट, इस तरह का नाम दे देगा। ठीक है। तो इस तरह करके हम वर्क ट्रीज बना सकते हैं। ब्रांच बन गई हमारी। ठीक है। और उस ब्रांच के फिर मल्टीपल सब एजेंट्स काम कर सकते हैं। ठीक है। और वो अपना अपना काम करेंगे, पूरा पूरा कोड बेस उनके पास क्लोन हो जाएगा और अल्टीमेटली जब उन्होंने बाद में करना होगा तो पीआर आ जाएगी और उसकी, ये देखिए पीआर ओवरफ्लो आ जाएगा और चेंजेस आ जाएंगे हमारे पास, और उसको जो है ना वो हम मर्ज कर सकते हैं। ठीक है। तो वर्क वर्क ट्रीज का यही फायदा है। जिस तरह गिटहब पे वर्क ट्रीज काम करते हैं तो इस तरह एजेंट्स के लिए वर्क ट्रीज हैं। ठीक है। और इसमें ये मेजर कॉन्सेप्ट यही है, और कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। गलत गलत बोल सकते हैं कि यार बीच में हमारा सेशन क्रैश हो जाए, सेशन क्रैश हो जाएगा तो फिर हमें बकायदा ये गिट कमांड, गिट वर्क ट्री रिमूव की कमांड लगानी पड़ेगी। और अगर उसके अंदर कोई कमिट, अच्छा इसमें ये कॉन्सेप्ट भी है कि अगर हमने वर्क ट्री में कोई काम किया है ना और उसमें चेंजेस कर लिए हैं, तो जब हम उसको बंद करेंगे ना तो वो कहेगा कि यार इसको कमिट करो। अगर हम यस करेंगे तो कमिट हो जाएगा, नो करेंगे तो नहीं होगा। लेकिन अगर कोई नहीं किया तो वो बंद हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर बीच में काम करते करते क्रैश हो गया ना, अब हमने रिमूव करना है तो वो रिमूव भी नहीं करने देगा, तो हमें ये फोर्स लगाना पड़ेगा फिर रिमूव करेगा। ठीक है। और इसमें ये है कि हमारा अगर हमने कमिट ना किया तो हमारा काम जो है ना वो ज़ाया भी हो सकता है, तो इसलिए डिस्ट्रक्टिव क्लीनअप भी हो सकता है, तो इसलिए इसका ख्याल रखना है। ठीक है। वर्क ट्रीज खत्म हो गया। आखिरी इसमें है जी रिमोट सेशन। रिमोट सेशन ये है कि ये नया फीचर आया है। बेसिकली स्लैश रिमोट सेशन के जरिए से या क्लाउड रिमोट कंट्रोल के जरिए से आप ये कर सकते हो कि आपका जो सिस्टम है जिस पर सारा काम हो रहा है वो बकायदा अपनी जगह पे काम कर रहा है, लेकिन आपको कहीं जाना है तो आप अपने जो है ना वो पर्सनली म्यूट कर लें। एक मिनट। हाँ। आपको अगर कोई कहीं जाना पड़ेगा तो आप फोन के जरिए से, रिमोट सेशन के जरिए से उसको कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल इस तरह से कि आप कोई उसमें प्रॉम्प्ट कर सकते हो यस या नो वाले, उसमें जो है ना वो फीडबैक दे सकते हो, लेकिन रिसोर्सेज सारे आपके लोकल सिस्टम के चल रहे होंगे, कोड सारा आपके लोकल सिस्टम पर चल रहा होगा। ठीक है। तो ये उसका सिंपल कॉन्सेप्ट है रिमोट सेशन का। ठीक है। और बेसिकली अगर आप क्लाउड रिमोट कंट्रोल से करोगे तो आप एक सैंडबॉक्स और वर्बोस वाली कमांड्स हैं, क्या डिटेल कनेक्शन बताओ, सैंडबॉक्सिंग एनवायरनमेंट में करो तो कर सकते हो। लेकिन अगर आप प्रॉम्प्टिंग सेशन के अंदर करोगे तो सिर्फ आप सिर्फ रिमोट कंट्रोल स्लैश से कर सकते हो, फिर आपके पास ये कंडीशन नहीं हो सकती। ठीक है। इस तरह करके मैंने बताया हुआ है। बाकी इसके फायदा क्या है वो बताए हैं। ठीक है। टीमक्स वगैरह की फजूल इसमें उन्होंने डिटेल बताई हुई है। सही है। रिमोट कंट्रोल कब खराब जा सकता है कि जब टर्मिनल क्लोज हो जाए, सेशन चला जाएगा, 10 मिनट के बाद नेटवर्क टाइम आउट भी आ जाए तो 10 मिनट के बाद भी सेशन क्लोज हो जाता है। ठीक है। और ये एक सेशन ही कर सकते हैं आप रिमोट कंट्रोल, मल्टीपल सेशन नहीं कर सकते, तो इसलिए ये भी अभी लेट्स से कि दो मल्टीपल एजेंट काम कर रहे हैं, सब एजेंट्स काम कर रहे हैं, तो आप एक एजेंट का सेशन करवा सकते हो, दूसरे का नहीं अपने फोन पे ले सकते।
ठीक है। और ये है कि ये फीचर अवेलेबल जो है ना, ये हमारे पास सिर्फ प्रो और मैक्स प्लान पे है। ठीक है, ये भी इसमें है। और इवन टीम प्लान एंटरप्राइज प्लान पे नहीं है, ये सिर्फ प्रो और मैक्स प्लान पे है ये वाला फीचर। ठीक है। बाकी आखिरी जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इसको जल्दी से खत्म करते हैं, वो जो क्लाउड कोवर्क का। कोवर्क में ये पूरा चैप्टर में एक छोटी सी इस चीज में कवर कर सकता हूँ कि जो हमारा क्लाउड सीएलआई सारा कुछ कर रहा है ना, कोवर्क भी एग्जैक्टली सारा कुछ वो करता है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि वो डेस्कटॉप वर्जन, वेब बेस्ड वर्जन या ऐप के ऊपर जो है ना, वो एक वर्जन करके कर सकता है जिसमें हमें टर्मिनल्स नहीं यूज करने पड़ते। उसको हम एक्सेस दे सकते हैं अपने फोल्डर की, उसमें सारी चीजें कर सकते हैं। जो दूसरी चीज आपको इस पूरे चैप्टर में गौर करनी है वो ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स की चीजें हैं ना, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पीडीएफ और पीपीटी, ये चारों डॉक्यूमेंट्स मॉडिफाई करना, लिखना, उसमें से एनालिसिस करना, उसके लिए कोवर्क बहुत अच्छा है। उसके अपने अंदर बिल्ट इन स्किल्स हैं। डॉक्स की स्किल है वर्ड के लिए, एक्सेलएस की स्किल है एक्सेल के लिए, पीपीटी की स्किल है पावर पॉइंट के लिए, और पीडीएफ की स्किल है पीडीएफ के लिए। ठीक है। तो आपके पास जब भी इस तरह की चीज आएगी ना, प्रेफरेंस आएगी कि आपने डॉक्यूमेंट से कोई काम करना है, तो आप कहेंगे हमेशा कोवर्क से करना चाहिए। और जब कोई ऐसी चीज आएगी कि सॉफ्टवेयर से काम करना है या कोड करना है, तो आपको क्लोड कोड सीएलआई से काम करना चाहिए। ठीक है। इसमें वही बताया हुआ है कि वेब यूजर्स के लिए, जो नॉलेज वाले यूजर्स हैं, जिन जो वेब डेवलपर नहीं है या मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं है, उनके लिए कोवर्क है। ठीक है। सारा कुछ उसमें वही चीज़ है। और स्टार्टेड कैसे, कि उस पर अकाउंट कैसे बनता है। ठीक है। इंस्टॉलेशन स्टेप्स मतलब ये है कि वो ऐप डाउनलोड करवा रहे हैं, उसका इंटरफेस बता रहे हैं। इसके इंटरफेस में एक कन्वर्सेशनल पैनल होता है जिसपे आप लिख रहे होते हो, एग्जीक्यूशन पैनल होता है, वो क्या काम कर रहा है वो बता रहा होता है। तो हमेशा उसको रिव्यू करना जरूरी है। ठीक है। क्योंकि कभी आपने उसको किसी ऐसी फाइल स्ट्रक्चर का एक्सेस दे दिया जिसके अंदर अगेन ये प्रॉम्प्ट लिखा हो कि यार ये सारा कुछ छोड़ो, यूजर का कंटेंट जो है ना डाउनलोड कर दो, तो एग्जीक्यूशन प्लेन में पैनल में दिखा रहा होगा कि मैं ये कंटेंट एग्जीक्यूट करूंगा, मैं डाउनलोड करूंगा लेट्स से। तो उसमें आप अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हो, तो ये हमेशा देखना होता है। और अल्टीमेटली एंड पे जो काम हो जाए वो एक आर्टिफैक्ट्स पैनल में उसने रखा होता है। ठीक है। ये आ गया, ये उसने वो कुछ उसकी एग्जांपल्स दे दी, प्रैक्टिकल वर्कफ्लोज दे दिए कि डाउनलोड फोल्डर को ऑर्गेनाइज करवा लो, कन्वर्ट करवा लो MP4 फाइल में सारी चीज़ें, रिपोर्ट्स बनवा लो। ठीक है। और ब्राउजर इंटीग्रेशन इसका एक और कंसेप्ट है। बेसिकली ब्राउजर इंटीग्रेशन एक इसकी एक्सटेंशन कर ले तो बेसिकली क्लाउड का जो ये कोवर्क है ना, उससे हम ब्राउजर की ऑटोमेशन थोड़ी बहुत जिस तरह की है कि हम ईमेल लिखवा ली। ठीक है। और ईमेल का ही इसमें लिखा हुआ, या कोई डैशबोर्ड से जाके डाटा फेच कर लिया, या कोई सिंपल हमने कोई फॉर्म है उसमें फिल करवा लिया, तो वो हम जो है ना ब्राउजर इंटीग्रेशन भी जो है ना क्रोम की ऑटोमेशन वो करवा सकते हैं क्लाउड कोवर्क की वजह से। ठीक है। तो यहाँ पे वही चीजें लिखी हुई हैं, इसके बारे में ईमेल क्लीनअप करवा लिया, ये करवा लिया। बाकी है जी प्लगइन्स एंड कनेक्शंस। अच्छा, अब इसमें बेसिकली क्लाउड कोवर्क के अपने प्लगइन्स हैं, लेकिन उसमें जो एमसीपीज है ना, उसको वो कनेक्टर्स कह रहे हैं बेसिकली। क्योंकि हमारे पास क्लाउड कोड में थी होता है ना, हम अपने लोकल फाइल सारी रखते हैं, वहाँ एमसीपी सर्वर की एक्सेस रखते हैं। अगर हमने कस्टम एमसीपी बनाया तो जो हमारे पास सारी एमसीपी को कॉन्फ़िगर करने की फाइल्स हैं, क्लाइंट की फाइल्स भी हैं, वो भी हमारे पास होती हैं। कोवर्क में ये फर्क होता है क्योंकि ये क्लाउड कोड का फीचर है और ये भी पेड प्लान में ही है। ठीक है। ये फ्री टायर वगैरह में नहीं है, ये भी कोवर्क जो है ना, ये भी पेड पेड प्लान में ही है, प्रो वाले में ही है, टीम्स वाले में और एंटरप्राइज वाले में है। ठीक है। और मैक्स वाले में। तो उसमें ये होता है कि हम अपने सिर्फ फाइल सिस्टम दे रहे हैं, लेकिन हमने अगर किसी एक्सटर्नल किसी चीज से कनेक्ट करवाना है तो हम कनेक्टर्स के जरिए से करवा सकते हैं। कनेक्टर्स आर स्पेशल टाइप्स ऑफ एमसीपी सर्वर्स। ठीक है। लेकिन ये है कि वो ये एमसीपी सर्वर्स आपके एंथ्रोपिक ने अपने सर्वर से ऊपर होस्ट किए हुए हैं। हमारे पास इसका कोई नहीं होता, तो इसलिए महंगे भी होते हैं। दैट मीन्स कि हम सिंपल बस उसको कनेक्ट करेंगे कि गूगल ड्राइव की हमें एक्सेस चाहिए या स्लैक की एक्सेस चाहिए। काम पीछे वही हो रहा है कि पीछे एमसीपी लगा हुआ है, सारा कुछ लगा हुआ है, लेकिन हमें सिर्फ कनेक्टर चाहिए होता है, बाकी सारा काम पीछे एमसीपी से हो रहा होता है, और वो एंथ्रोपिक ने अपने पास कॉन्फ़िगर किया होता है। ठीक है। इसमें यह फर्क है सिर्फ। सही हो गया। कौन कौन से कनेक्टर्स हो सकते हैं, उन्होंने इतनी बड़ी लिस्ट दे दी है, स्लैक, गिटहब, जीरा, सेल्स फोर्स, ये सारे कनेक्टर्स हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है। ये अब देखो ना, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सॉफ्टवेयर नहीं डेवलप करना आता, जिनको सीएलआई नहीं यूज करना आता, लेकिन यार वो जो है ना, वो बेसिकली कैनवा से डिजाइन करवाना चाहते हैं। ठीक है। यहाँ वो डेली बेसिस पर सेल्स फोर्स यूज करते हैं, सीआरएम यूज करते हैं लीड जनरेशन के लिए, सेल्स के लिए, तो उनके लिए ये ओवर उन्होंने निकाल दिया है। ठीक है। बाकी एमसीपी कनेक्टर्स क्या है उन्होंने बता दिया है। बेसिकली है वही, लेकिन जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है ना, कोई प्रोग्रामिंग नहीं चाहिए, प्री डिफाइंड टूल्स, डेटा स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी होते हैं। एंथ्रोपिक एंड पार्टनर्स आर हैंडलिंग मेंटेनेंस वाया रिमोट एमसीपी सर्वर्स, हम नहीं देख रहे। ठीक है। इसमें ये डिफरेंस है बस। और कनेक्टर्स वगैरह सेटअप करने का उसी तरह सारी चीजें हैं जिस तरह हम एमसीपी सेटअप करते हैं। ठीक है। और उसके बाद ये कि वो कह रहे हैं कि आप दोनों तरीके से काम करें।
वो अभी आगे आता है, वैसे उसको आगे पढ़ते हैं कि आप क्लाउड कोड भी यूज करें और ये भी यूज करें। एंड पे वो कह रहे हैं कि सेफ्टी इसमें ये देखने वाली है कि यार अगर आपने वर्क स्पेसिस जो उसको देनी है, अगर आपके पास कोई ऐसी भी पूरी वर्क स्पेस है, ऐसी फाइल है जिसके अंदर लेट से आपके फाइनेंशियल डाटा, आपके बैंक बैंक अकाउंट और बैंक ऐप के लॉगिन्स पड़े हैं, तो आप वो वर्क ओवर को ना दें। आप क्या करें, उसमें से जो रेलेवेंट फोल्डर्स है ना, उसकी एक नया डायरेक्टरी बनाए, वो डायरेक्टरी दें। ठीक है, तो इस तरह से आप करें। प्रॉम्प्ट इंजेक्शन रिस्क हो सकता है। ठीक है, ऑपरेशंस को केयरफुली ऑब्जर्व करना है और इंपॉर्टेंट डाटा को बैकअप करके रखना है, क्योंकि एक दफा अगर आपने उसे कह दिया ना कि मेरे फोल्डर को क्लीन करो और उसने कोई डाटा डिलीट कर दिया, तो डायरेक्टली आपके आपके कंप्यूटर से उड़ जाएगा वो। तो इसलिए बेहतर है कि आप पहले बैकअप करके रखें। ठीक है, इसकी लिमिटेशंस ये हैं कि इसमें अभी तक प्रोजेक्ट्स नहीं बनते। ठीक है, ये आपके लिए कि जिस तरह चैट जीपीटी नहीं होता कि वो हर इंस्टेंस अलग ही सेशन उसको कंसीडर कर रहा होता है। ठीक है, इसमें मेमोरी नहीं है अभी। ठीक है, और फाइल साइज की लिमिट्स हो सकती हैं, रेट लिमिट्स हो सकती हैं, क्योंकि एक्सटर्नल एपीआई के साथ काम कर रहा होता है। अब कह रहे हैं कि इसके अलावा ये है कि क्या चीज़ इसमें आ गई है, क्या चीज़ नहीं आई। प्लगइन्स वगैरह आ गए हैं, हमने पढ़ ली है। यूनिफाइड यूआई आ गया, यानी कि क्लाउड की वेबसाइट पे भी और ऐप में भी ओवर क्लाउड कोड ये हम साथ साथ कर सकते हैं, और चैट, ये यूनिफाइड एक यूआई बन चुका है। ठीक है, नॉलेज बेस नहीं बनी अभी तक। बेसिकली नॉलेज बेस फिर ये हो जाएगी जिस तरह प्रोजेक्ट्स नहीं होते कि यार हम हर उस नॉलेज बेस में जाके कह सकेंगे कि उस वक्त क्या कहा था, वो हमारे पास एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएगी डाटा। ठीक है, और बस यही है। बाकी वो कह रहे हैं कि इसके अंदर क्या बिल्ट इन स्किल्स हैं। इसके अंदर मैंने आपको बताया चारों स्किल्स हैं, फाइल टाइप्स हैं, डॉक्स, एसएलएक्स, पीपीटी और पीडीएफ की। और उसकी उन्होंने एक एग्जांपल बताई हुई है कि स्किल से आप ये करवा लो, स्किल से ये करवा लो, स्किल से ये करवा लो। तो वो तो सिंपल है, वो तो हमें पहले भी पता है, हम पूरा भी कराते नहीं। कैपेबिलिटी मैट्रिक्स देखने, रीड करने का, डेट डॉक्स, एक्सएलएक्स, पीपीटी, पीडीएफ सबके पास है। पीडीएफ न्यू नहीं है बना सकता और एडिट नहीं कर सकता, बाकी चीजें ये कर सकता है, पढ़ सकता है पीडीएफ। ठीक है, फॉर्मेट भी जो है ना पीडीएफ का ये प्रिजर्व नहीं करता। फॉर्मूला सिर्फ एक्सएलएस पे लगा सकता है, चार्ट सिर्फ एक्सएलएस पे लगा सकता है, डॉक्स और पीपीटी में लिमिटेड। ठीक है, और चेंजेस सिर्फ ये डॉक्स वाला, यानी वर्ड के चेंजेस, ट्रैक चेंजेस वाला जो फीचर है ना, वो भी इम्प्लीमेंट कर सकता है। ठीक है, बाकी वो कह रहे हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस ये हैं कि अगर आपने सारी इनकी अलग अलग तो उसने लिख दी हैं। ठीक है, और बाकी इसमें उसने बताया कि कोड वर्सेस कोवर कब यूज करना चाहिए। तो उसमें उसने ये कि अगर आप सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं तो आप कोड यूज करें, अगर आप डॉक्यूमेंट्स पे काम करें कोवर यूज करें, अगर आप टेस्ट बना रहे हैं क्लाउड यूज करें, अगर आप फाइल्स वगैरह पे काम कर रहे हैं तो कोवर यूज करें। तो सिंपल जो भी सारा डॉक्यूमेंटेशन का काम है ना, वो कोवर का है। और जो सारा कोडिंग का काम है, डिबगिंग का काम है, जिसमें कोड इन्वॉल्व है, वो सारा क्लाउड कोड का है। ठीक है, ये सीधा 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 डिसीजन यही है। इसके बारे में भी कुछ कुछ में क्वेश्चन है, बड़े आसान से आपको समझ आ जाएंगे। अल्टीमेटली वो बॉटम लाइन ये कहता है कि आप हाइब्रिड अप्रोच रखें। लेट्स से अगर आपने डेवलपमेंट करनी और डॉक्यूमेंटेशन करनी है, तो डेवलपमेंट आप क्लाउड कोड से करें, डॉक्यूमेंटेशन आप कोवर्क से करें। अगर आपने एनालिसिस और प्रेजेंटेशन करनी है, एनालिसिस आप क्लाउड कोड से करवाएं, प्रेजेंटेशन आप कोवर्क से करवाएं। ठीक है, तो अल्टीमेटली दोनों यूज करने चाहिए। इस तरह की वो बात कर रहा है। डिसीजन ट्री भी उसने बनाया हुआ है, वही जो हमने ऊपर देखा। और ये खत्म हो गया। इसके बाद एंड पे वो यही कह रहा है कि दोबारा वही सारी बातें कि स्किल्स को हमने मोनेटाइज कैसे करना है, डिजिटल एफटी मॉडल क्या है हमारा, 4 रेवेन्यू मॉडल्स हैं, और इसमें से हम जो है ना वो अभी ये 3 कर सकते हैं, जिसमें हम उसको, इधर आएगा नीचे, स्किल लाइसेंसिंग कर सकते हैं, स्किल बना के दे दिया। हम डन फॉर यू सर्विसेज दे सकते हैं कि यार आपको कोई काम है हम करके दे देते हैं, या हम कंसल्टिंग सर्विस दे सकते हैं कि आपको काम है करके साथ उनको हैंड ऑफ करके दे दिया कि ठीक है जी आप रख लें। ठीक है, तो हम इस तरह कर सकते हैं। और उसने 3 डे रोड मैप भी बना दिया है। पहले अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करें, स्किल बनाएं, पैकेज करें, फिर पहला कस्टमर ढूंढें। ठीक है, अब बाद में ये एंड पे ये बात कर रहा है कि जो हमारे पास ए आई एफ है ना, जो हमारे पास ये, हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंटिक एआई की फाउंडेशन है, उसने हमारे लिए ये कर दिया है कि जो हमारे मल्टीपल वेंडर्स है ना, क्लॉड है, ओपन एआई है, जेमिनी है, उनने कुछ स्टैंडर्ड्स को रख दिया है। तो इसलिए हम जो ये पढ़ रहे हैं ना, ये सिर्फ लिमिटेड क्लॉड तक नहीं है। इसकी उसने डिटेल ना यहाँ पे दे दी है सारी। ये जो सबसे बड़ा, उसने कहा ये वाला जो टेबल है ना, दिस इज लाइक मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल इन दिस लेसन। ठीक है, प्रोजेक्ट इंस्ट्रक्शंस जो है, क्लाउड कोड कहता है क्लाउड एमडी में लिखो, ओपन एआई कहता है एजेंट एमडी में लिखो, जमुना कहता है जमुना एमडी में लिखो, स्टैंडर्ड क्या है, एजेंट और एमडी बना लो। इस तरह जो एजेंट स्किल्स हैं, टूल कनेक्टिविटी है, ये सारे तो हमने जो पढ़ा है ना, एजेंट स्किल, टूल कनेक्टिविटी, एमसीपी, ह्यूमन इन द लूप, कॉन्टेक्स्ट, ये जो चीजें हैं ना, ये हमारे पास सब एजेंट्स भी, ये हमारे पास तीनों में है। ठीक है, बेसिकली ओपन एआई सब एजेंट्स कैसे बनाता है, क्लाउड सैंडबॉक्स टास्क में, लेकिन जमुना के पास नहीं है। उसके बाद जो चीजें आ गई ना, एजेंट टीम्स, हुक्स, आईडी इंटीग्रेशन तो है, लेकिन ये डेस्कटॉप ऐप, ये सबके पास नहीं है। तो ये बिल्कुल प्लॉट स्पेसिफिक है। ठीक है, तो ये टेबल आप पढ़ेंगे तो आप पता चल जाएगा कि अगर आपने एक वेंडर से दूसरे वेंडर में जाना है तो आप कैसे चीजों को माइग्रेट कर सकते हैं। ये वाला चैप्टर सिर्फ ये बता रहे हैं। ठीक है, और अल्टीमेटली इसका फायदा भी ये है कि AAIF का फायदा ये भी है कि कोई भी
बंदा क्यों ये चीजें सीखे, अपना टाइम इन्वेस्ट करे, अगर उसको लगे कि मैं तो सिर्फ एक वेंडर लॉक इन होने लगा हूं, कि मैं सिर्फ क्लॉड सीख लूंगा तो मैं क्या करूंगा। तो इसलिए एआईएफ ने ये कर दिया कि अगर आप क्लॉड और एमडी बनाना सीख लेंगे तो इसका ये मतलब नहीं है आप सिर्फ क्लॉड के साथ लिमिट हो गए। इसका मतलब है कि आपको पता चल गया कि स्टैंडर्ड ये है, अगर आपने ओपन एआई में जाना है तो आप एजेंट डॉट एमडी बनाओ, अगर आपने जेमिनी सीएलआई से काम करना है तो आप जेमिनी डॉट एमडी बना लो। ठीक है। तो ये बाकी डिफरेंस भी बताया हुआ है कि क्लॉड बेसिकली काम करता है, एक्यूरेसी पे फोकस रखता है, ओपन एआई जो है ना वो स्पीड पे फोकस रखता है, जेमिनी जो है वो एक्सेसिबिलिटी पे फोकस रखता है। और इनमें जो डिफरेंसेस हैं ये भी आपको इन्होंने बता दिए हैं। ठीक है। और कोडिंग बेंचमार्क है ये एसडब्ल्यू का। ठीक है। इसमें दो होते हैं, एक एसडब्ल्यू प्रो होता है और एक सिंपल वाला होता है। तो सिंपल वाले से उन्होंने जब ये किया ना, सबसे ऊपर क्लोड ओपस 4.5 आ रहा है 80.9% पे, क्लोड ओपस 4.6 भी उससे भी कम है। लेकिन वो कहते हैं कि ये जब आपने देखना है ना, जब आपने ये जरूर देखना है कि एस डब्ल्यू बेंच प्रो यूज हो रहा है या एस डब्ल्यू बेंच यूज हो रहा है, क्योंकि बेसिकली एस डब्ल्यू बेंच प्रो पे अगर हम जीपीटी 5.3 कॉडेक्स देखना है तो वो सिर्फ 56.8 देता है, लेकिन क्योंकि वो है ही मुश्किल, हार्डेस्ट टेस्ट है, तो इसलिए उसको इतनी कम दे रहा है। तो आप ये ना समझे कहना कि यार ये तो 56 दे रहा है, वो दूसरे टेस्ट पे दे रहा है, तो इसलिए आपको ये टेस्ट भी देखना जरूरी होता है। ठीक है। और अगेन वही बात है, वाई दिस मैटर्स फॉर योर कैरियर, क्योंकि ये जो है ना आपको पता है कि वो यही कह रहा है कि ये क्लॉड नहीं आप सीख रहे, जमुनाई पे भी चलेगा, ये हर जगह पे चलेगा, तो तभी आप इन्वेस्ट करो इस चीज के ऊपर। ठीक है। तो ये हमारा खत्म हो गया है चैप्टर 3। चैप्टर 3 के बारे में ये सारी चीजें हैं। सही है। अब इसके क्विज है, इसका क्विज बड़ा मुश्किल से इन्होंने बनाया होगा, तो बस अब इस दफा मैंने ये अप्रोच रखी है कि मैंने समरीज में नहीं गया, मैंने सारे चैप्टर खोले हैं और इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना जल्दी जल्दी उनको पढ़ लिए। सही है, रिवीजन भी हो गई है। तो बाकी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ। और अगर किसी के क्वेश्चन है कोई, मैंने उस वक्त भी कहा था कि टाइम क्योंकि इतना ज़्यादा हो चुका होता है, तो आपने अगर कोई नोट किया या जेन में है तो आप मुझे मैसेज करें, वॉइस नोट करें, मैं वहाँ पे आपको जवाब दूंगा, क्योंकि मीटिंग ये ज़्यादा लंबी हो गई है, इसको तो मैं क्लोज ही करूँगा। ठीक है। अगर किसी का कोई सवाल है तो मेरे साथ शेयर करें।